जीत जाएंगे अगर मान लीजिए आप, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? नाम बदलना अकबरपुर का जो आप बोल रहे हैं कि हेमंत नगर, और या फिर क्षेत्र के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना? एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो इतना सिंगल डे में नहीं होता है। ठीक है, अब इसी पे काउंटर रहेगा। मैथिली ठाकुर को बिहार में इलेक्शन में एक उतार दिया है, वो कितने दिन से पार्टी के काम कर रही है? 2027 में क्या लग रहा है आपको कि क्या अखिलेश जी वापस आ सकते हैं? वो तो ऐसा गर्त में चले गए जहाँ से वापसी मुझे लग रहा है कि वो कठिन ही नहीं है, बड़ा असंभव है। हम लोग बड़ा भाग्यशाली है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहाँ पे हमें मुखिया के स्वरूप में हम लोग को योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं। अपने पॉलिटिकल करियर में एक ऐसा काम बताइए, एग्जाम्पल सहित बाकायदा, जी जी, जिसने लोगों की एक्चुअली में लाइफ बदली हो। आपके हिसाब से युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? आज वो लोकसभा मांग रहे हैं हमारे साथ में, अच्छी बात है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, पर टिकट मुझे मिलेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी वर्सेस तेजस्वी, तो दोनों ही ऐसे स्किप कर दो इसको। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वर्सेस जिसकी जितनी टैक्स में हिस्सेदारी उसकी उतनी डिसीजन लेने में भागीदारी। हाँ, जिसकी जितनी टैक्स में भागीदारी। ऑपरेशन सिंदूर का जो अनाउंसमेंट है वो मोदी जी ने क्यों नहीं किया, यूएस ने क्यों किया कि हमने इनका वॉर रुकवाया है? विपक्ष के जैसे लीडर ऑफ पार्लियामेंट इस समय राहुल गांधी जी हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इनकी जगह अखिलेश यादव जी होते तो ज़्यादा मजबूत होता विपक्ष? कोई भी हो, रहना हम लोग विपक्ष में ही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो। जय भीम वर्सेस जय श्री राम। जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता जीत प्रताप सिंह जी। इनसे बात करेंगे जनता के मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर। प्लस जीत प्रताप जी जो है सरकारी योजनाओं को ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार जो है सोशल मीडिया वगैरह हर जगह जो है एक्टिव दिखते हैं। उन सब मुद्दों पे और प्लस एक पूरी पॉलिटिकल जर्नी पर, एक पॉलिटिकल लिगेसी पर जो है आपकी मदर पहले सरला सिंह रही हैं, जो कि कानपुर की एक्स मेयर रही हैं। तो सारे चीज़ों पर एक पूरा पॉलिटिकल पॉडकास्ट करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान। थैंक्स अ लॉट ज्ञान जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन है जीत प्रताप सिंह जी, क्या है आपकी आइडियोलॉजी? देखिए, मेरा तो जो है पूरा जो जीवन है 24/7 जो है वो तो मेरा समर्पित रहता है अपने लोगों के लिए। एंड मेरा जो पॉलिटिक्स में हुआ, जब पहले मदर मेयर रही, मदर का भी मेयर के पहले वो महिला मोर्चा में थी, सब रहा। फिर बचपन से जब हम लोग स्कूल में थे तो देखते रहे हैं, मतलब वी हैड सीन पॉलिटिक्स, बड़े क्लोजली देखा मैंने। जैसे माता जी हमारी थी तो वो कार्यकर्ताओं को मदद करना, और उस समय बड़े सीनियर लीडर्स का रहता था आना जाना, सारी चीज़ें। फिर 2010 में मदर श्री 5 दफे मेयर रही, प्रदेश अध्यक्ष रही महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश भाजपा की। फिर 2011-12 में मैं तो बाहर रहता था उस समय, कुछ काम मेरा बाहर चलता था। तो 11 एंड में 12 में आई गॉट इनटू, मैं कानपुर आया। फिर मैंने युवा मोर्चा स्टार्ट करी। मैं युवा मोर्चा में था, प्रदेश कार्यकारिणी में उस समय भाजपा में। और उसके बाद से बराबर मेरा निरंतर यही प्रयास रहता है कि जो रिलेशंस हमारे बने रहे उस समय के, वो बराबर निरंतर बने रहने चाहिए। और मेरा व्यक्ति मेरा रहता है, कुछ भी रहता है मैं उसकी मदद करता हूँ। तो आप 2012 से एक्टिव हैं? हाँ, 2012 से मतलब मैं पार्टी का जो है दायित्व लेके एक्टिव रहा हूँ। और बाकी तो मैं संघ से पहले बराबर जुड़ा रहा। मैं जो बाल अवस्था से मैंने बराबर जो है मैं संघ की शाखाओं में गया, और निरंतर मैंने राजनीति बचपन से देखी है। आपका नाम है जैसे जीत प्रताप सिंह, वो स्टार्ट ही होता है जीत से। जी जी, क्या कहानी है इसके पीछे? अब देखिए, जीत प्रताप सिंह अगर जीत से स्टार्ट होता है तो मुझे लग रहा है कि ये तो अच्छी चीज़ है। एंड जहाँ भी मैं जाऊँ तो चीज़ें मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए। और नाम जो है वो दर्शाता है कि आप कितना एनर्जेटिक हो, कितना आपके अंदर काम को करने के लिए आप प्रयासरत रहते हो। तो मेरा प्रयास रहता है कि जिस किसी काम के लिए मैं जा रहा हूँ तो वो फुलफिल होना चाहिए और वो अच्छे से कार्यपूर्ण होना चाहिए। जीतना कितना जरूरी है आपके लिए? नहीं, जीतना तो मेरा, जैसा आपने कहा नाम में जीत है, तो मैं तो जीतने के लिए हुई, और जीतना ज़रूरी है। और जीतना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारे जो यहाँ की जनता है, क्षेत्र की जनता है, और जो आगे जो प्रदेश की जनता है, अगर हम जीतेंगे नहीं और जीतने के बाद जनप्रतिनिधि बन के अगर नहीं आएंगे तो हम कैसे जनता का कार्य करेंगे? और मैं तो आज भी प्रयासरत रहता हूँ। चलिए, हार जीत तो चुनाव का एक समय होता है, और आज भी निरंतर, जैसे कि अभी चुनाव
मैं प्रयासरत रहा 2014 में लोकसभा अकबरपुर से पार्टी के सिंबल के लिए चुनाव लड़ने के लिए, 2019 से प्रयासरत रहा, 24 में रहा। और ठीक है, पार्टी ने मुझसे कहा कि कोई नहीं, जो प्रत्याशी जिसको बना के पार्टी ने भेजा आप चुनाव लड़ाइए, तो मैंने अपने पार्टी धर्म का पालन किया और मैंने चुनाव लड़ाया उनको। और निरंतर मैं क्षेत्र में मेरा दौरा लगा रहता है, चाहे वो जनता के कहीं कोई ऐसा हो, कहीं कोई घटना घट जाता है, कहीं कोई मेरा कार्यकर्ता पीड़ित है, अब मेरा कार्यकर्ता मेरा है, वो कुछ भी हो कैसा भी हो, मैं उसके हक में खड़ा रहता हूँ। मैं अगर होगा मैं उसको अकेले बुला के डांट लूंगा, लेकिन पहले मैं पब्लिकली उसकी मदद करता हूँ। इस पे आएंगे हम लोग। आपको जैसे आपकी मदर की जो एक लेगेसी मिली है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का फायदा ज़्यादा मिलता है कि डायनेस्ट या फिर जो है नेपोटिज्म देखिए ज़्यादा होता है? ज्ञान जी, जो आपने कहा फैमिली लेगेसी मिली है, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक लेगेसी वहाँ स्टैंड करती है जहाँ पर ये गॉड समबडी, जैसे परिवार में कोई रहता है कि चलो अब मेरा समय हो रहा है, मैं इतनी बार विधायक रह लिया, मैं इतनी बार सांसद रह लिया। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये कुछ सा ट्रेंडिंग है कि कोई अगर व्यक्ति 6 बार विधायक हो गया, 7 बार कहीं 6-7 चुनाव लोकसभा के लड़ लिए, तो उसका प्रयास रहता है कि उसके घर में, जो उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं या उसकी बेटी है, तो समबडी शुड गेट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। वो लोग उसको पूर्ण तरीके से तैयार करते हैं, समझाते हैं कि चलो जनता दरबार में ऐसे बैठो, ये कार्य करो अपने लोगों के लिए, यहाँ क्षेत्र में जाओ, आपको ये भाषण देना है, ऐसे चलना है, ऐसे वॉक करना है, ऐसे कपड़े पहनने। तो मेरे को हमेशा जो है ना, आई वाज लैकिंग ऑफ ऑल दोज थिंग। मैं उस चीज़ से बड़ा मेरे वो रहा कि मुझे उस चीज़ की कमी बड़ी महसूस होती रही, क्योंकि मदर जब रही एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो कभी उनका ये नहीं रहा कि वो परिवार से किसी को आगे लेकर आए। उनका भी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन शी पास द वे। तो मैं तो बाहर रहता था, मैं तो राजनीति से बराबर, मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था राजनीति में। और आज भी जो राजनीति अगर है, तो राजनीति का मतलब ये है कि जो मदर का मेरा नाम बना रहे, ये परिवार का नाम बना रहे, परिवार का सम्मान बना रहे, लोग मेरे नाम से, आज जैसे कई नए लड़के हैं तो वो मेरे नाम से मदर का नाम याद करते हैं। नेयर जीत प्रताप सिंह जी हैं, और इनकी जो मदर थी मेयर रही, और जो पुराने लोग, कई लोग मिल जाते हैं जी। कई जगह मेरा क्षेत्र में दौरा होता है, तो वहाँ मैं जाता हूँ, बड़े पुराने लोग मिलते हैं, वो मदर की फ़ोटो लेकर आते हैं, कहते भैया वो जब सल्ला जी मेयर थी, उनका मेरे आना हुआ था, मेरी शादी में आई थी, और मेरे इस निवास का उन्होंने उद्घाटन किया था, मेरे इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया था। पुरानी पुरानी तस्वीरें दिखाते, तो एक तरीके से उनका जो नाम है वो रिवाइव हो जाता है। तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि जो रिश्ते हमारी मदर बना गई हैं, वो रिश्ते निरंतर बने रहे, उनका नाम बना रहे, और पब्लिक की सेवा का जो कार्य है, मैंने आपसे जो बात कही कि मुझे अपने लोगों की मदद करनी है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो राजनीति का एक ये पहलू रहता है। और एक लेगेसी की बात आपने करी, लेगेसी मेरे पास खाली उनके नाम की है। अगर ये कहा जाए कि मदर के बाद से कोई मुझसे पूछने आया कि ठीक है बेटा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड ये है वो है, तुम्हें कोई समस्या हो और कहीं कोई कार्य हो, या कोई मैंने जो भी किया है आज की डेट में, अगर आप देख रहे हो कि जीत प्रताप ने क्या किया, तो मैंने सब अपनी मेहनत से किया है। मुझे खाली अपनी माँ का चेहरा याद रहता है, उनका नाम दिखता है, और मैं क्षेत्र में जाता हूँ, मैं अपने रिश्ते बनाता हूँ। खाली पॉलिटिक्स कर करके सीखी जाती है कि सीख सीख के करी जाती है? नहीं, पॉलिटिक्स जो मेरा अपना है, मैं किसी से भी अगर कहूँगा कि जो नए यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, तो राजनीति कभी सीखी नहीं जाती है। अच्छा। जैसे होता है कभी ऐसे लोग कहते हैं आपको गाड़ी चलाना सिखा दो, तो गाड़ी चलाना सिखाई नहीं जाती है। सब चीज़ें देख के अगर आपके अंदर वो होता है ना, तो आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। और मेरे अंदर जो रहा है, मैंने हमेशा पॉलिटिक्स को लिया है कि चलिए, वो मैंने आपसे कहा कि रिश्ते हमारे मजबूत रहने चाहिए, मुझे अपने लोगों को डेवलप करना है, मेरे साथ के लोग हैं, मुझे लोगों के लिए कार्य करना है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे जितनी बार अभी तक आपने जो भी बोला, जी, सिर्फ अपने लोग बोला है, मतलब अपने लोग मीन्स कि हमारे लोग, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। अच्छा। जो हमारे क्षेत्रीय जनता हो गई, मतलब जो हमारे सब लोग हो गए, जो हमारे साथ जुड़ा है, जैसे जो हमारे साथ लोग निरंतर रहते हैं, जो बराबर मेरे साथ चलते हैं क्षेत्र में, कोई कार्ड बांट रहा है, कोई नाम लिख रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, तो वो सभी बेचारे अपना घर परिवार छोड़ के मेरे साथ लगे हैं। वो तो है ही, मेरा परिवार है पूरा। और फिर जो मेरे लिए सारी जनता मेरा परिवार है, जो भी क्षेत्र के लोग हैं, मेरे लिए सारी पारदर्शिता रहती है। मैं तो जो जहाँ बुलाता है मैं सबके यहाँ जाता हूँ। आप अपनी मम्मी की तरह मेयर के लिए ही मतलब कुछ ट्राई करेंगे? अभी आने वाले 2027 के लिए एमएलए के लिए ट्राई करेंगे कि सीधा 2029 में टारगेट? नहीं, देखिए, ट्राई करना तो एक अलग चीज़ें हो गई। मैं तो अपना अधिकार मांगता हूँ, और टारगेट मेरा तो है कि टारगेट
तो कभी कोई चीज़ डिसाइड नहीं करी जाती है। टारगेट तो रहता है, टारगेट इज़ वेरी हाई। टारगेट सब व्यक्ति का, मुझे लगता है अगर आप भी अगर यहाँ हो और ये पॉडकास्ट से मुझे बुलाया है, योर टारगेट शुड ऑल्सो बी ऑन अ वेरी हाई साइड। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। और मेरे लिए तो खाली निरंतर चलिए, मैंने शुरुआत से, जैसे कि ये पहले अकबरपुर लोकसभा है, 2007 से पूर्व में ये बिल्लौर लोकसभा हुआ करती थी। तो हम लोग छतरी है, तो उस लोकसभा के अंतर्गत हमारी महाराजपुर विधानसभा आती है, जहाँ से सतीश माना जी विधायक हैं। वहाँ पे करीब 50 से 60 हज़ार छतरी मतदाता हैं। बिठूर विधानसभा आती है, जहाँ से अभिजीत सिंह जी विधायक हैं, वहाँ भी 50-60 हज़ार हमारे ये वोट आते हैं। घाटमपुर में आते हैं, रनिया में 30-40 हज़ार आते हैं। तो कुल मिला के करीब 2.5 से पौने 3 लाख छतरी मतदाता है लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत। तो मेरा मतलब मदर की भी ये इच्छा थी मेयर के बाद से कि बिल्लौर लोकसभा चुनाव इनको लड़ना है। तो मैंने वही देखा, जो मेरे एडवाइज़र रहे उन्होंने मुझे एडवाइस किया। जब रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, और उस समय यहाँ पर हमारे ये हुआ करते थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से पहले शाही जी थे, सूर्यप्रताप शाही जी थे प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। तो मैंने लोकसभा अकबरपुर 2014 में मांगी फर्स्ट टाइम। तो मुझसे लोगों ने कहा सीधे लोकसभा मांग रहे हो, ये है वो है। तो मैंने कहा मांग रहा हूँ, मैंने काम किया, मैं काम करना चाहता हूँ, और मैंने शुरुआत से देखा है वही सारी चीज़ें मांगा। 14 में मैंने मांगी, 14 से लेके 19 तक मैंने लगातार मेहनत करी। 19 में था कि आई वॉज वेरी होपफुल कि हो जाएगा। बड़े बड़े नारे चल रहे थे, युवा की है और युवा आएगा, युवा आएगा। ठीक है, नहीं मिला। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, और पार्टी ने जिसको सिंबल दिया, मैंने चुनाव लड़ाया उनको। और मेरे लिए कोई नेगेटिव नहीं कह सकता कि मैंने कहीं से की कोई बैक बाइटिंग करी, मैंने कोई गलत नेगेटिव प्रचार प्रसार किया। आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी को मैंने 2019 में चुनाव लड़ाया। वो मेरे घर भी आए, मेरी माता जी की फ़ोटो के सामने उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें मुझे चुनाव लड़ाना है। मैंने कहा अंकल अगर आप मेरे घर नहीं भी आए, मैं उनको अंकल कहता हूँ। मम्मी उनको राखी बांधती थी, वैसे मामा लगते, लेकिन मामा चुनाव के समय होते हैं, वो कहते बेटा मैं तुम्हारा मामा हूँ, लेकिन वैसे जनरली मैं उनको अंकल ही कहता हूँ। मैंने कहा अंकल नहीं, अगर आप नहीं भी अगर आते तो मैं तो, ये तो मेरा धर्म है पार्टी का, मेरे चुनाव आप ही को लड़ाऊंगा। फिर मैं लगातार मैंने उनको चुनाव लड़ाया। आप कहीं देख भी सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में भी फ़ोटोज़ वगैरह आई थी। फिर मैं अपने काम में लगा रहा, 2024 तक मैंने तैयारी करी, और मैंने कई यात्राएँ निकाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें घटी। फिर बहुत सारे कार्य करता रहा निरंतर। ये था 24 में टिकट, तो मतलब संगठन का आश्वासन था कि जी आप तैयारी करो, आपको लोकसभा अकबरपुर लड़नी है। और मैं बड़ा आश्वस्त था कि मेरा चुनाव होगा तो बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होना चाहिए। मैं आश्वस्त था 4 से 5 लाख की मेरी जीत होगी और चुनाव अच्छा होगा। फिर वही हुआ, पहली लिस्ट जब आई तो 52 सांसदों की टिकट जो है वो आउट ऑफ 80 पहले 52 की लिस्ट आ गई थी, वो रिपीट कर दी गई। तो उसमें हमारे क्षेत्र की हमीरपुर रही हो, और इधर की जितनी सीटें हो गई हो, बगल की उन्नाव की सीट हुई, और ये सब सीटें रिपीट कर दी गई थी। तो उसमें देवेंद्र सिंह भोले जी का भी नाम आ गया, रिपीट हो गई। पर मैंने कुछ उसमें टिप्पणी नहीं करी, ना मैंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया। तो फिर भोले सिंह जी मेरे घर आए 5 साल बाद 2024 से, फिर उसी जगह स्थान पे आके के लिए बेटा मेरा आखिरी चुनाव, अगली बार आपको तैयारी करनी है। उन्होंने कहा अगली बार तो मुझे लड़ना ही लड़ना है। अभी कुछ दिन समय पहले मुझे कोई पार्टी फंक्शन में मिले थे, मैंने अंकल अब तो नहीं आएंगे ना, अब 29 में आऊँगा आपसे आशीर्वाद लेने के लिए कि अब तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव जिताइए मेरे को। तो उन्हीं बोले बेटा ठीक है। तो मेरा अगली तैयारी वही है 29 की, 2012, 14, 19, 24। मान लीजिए अगली बार भी नहीं दी तो फिर नहीं, अगली बार टिकट नहीं देने की बात नहीं है। अगली बार के लिए 100% मैं बड़ा श्योर हूँ, और मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है। और मेरा तो एक क्रॉस रहेगा इसमें, अगर मान लीजिए फिर भी नहीं मिलती है, पॉसिबिलिटीज की सब। देखिए मैं तो पार्टी का एक हार्डकोर वर्कर हूँ। नहीं, पार्टी बदलना क्या, आप तो अब मेरे ब्लड में भाजपा है। ये जितने जो लोग मौका दे के पार्टी चेंज करके आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब सरकार नहीं थी 2017 के पहले, तो वही लोग लाठी डंडे में चलाते थे, हम लोगों ने बड़ी चीज़ें झेली हैं। 2013-14 में मैं संसद घेराव में था अनुराग ठाकुर जी के साथ में। मेरे देखिए सब दांत भी आर्टिफिशियल है, यहाँ भी चोट लगी हुई है, पैर भी टूटे, हाथ भी टूटे। तो और राम मनोहर लोहिया में भर्ती रहा, और उस समय अडवाणी जी भी देखने आए थे, सुषमा स्वराज जी भी देखने आई थी, अनुराग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो संसद घेराव में थे। तो बहुत डंडे लाठी हम लोग झेले हैं विपक्ष में रहकर। और उसके बाद फिर 2017 के पहले विधानसभा घेराव हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने बड़ी बौछारें खाई और पुलिस की लाठियाँ खाई। लाठी भी पुलिस की एक बार लगती है, दोबारा समझ में नहीं आती है। तो वीआर जो है ना, हम लोग हर तरीके से जो है परिपक्व हो चुके हैं, और विपक्ष में रह के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। राजनीति जो असली आपको जो कार्य करने का मौका मिलता है वो विपक्ष में रह के मिलता है। आज जैसे मैं अगर जनप्रतिनिधि नहीं भी हूँ, तो मैं वो कार्य करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ।
निरंतर मुझसे लोग मिलने आते हैं मेरे कार्यालय पे मोती झील पे, तो मैं सबकी मदद करता हूँ, सब जगह फ़ोन करता हूँ, चाहे सारे अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, कहीं पर भी हो तो मैं उनका कार्य करता हूँ। पार्टी में क्या पोजीशन है इस समय आपकी? मैं पहले प्रदेश कार्यकारिणी में रहा, उसके बाद में अभी जो चुनाव था 2022 वाला, तो उसमें मैं प्रभारी था श्यामनगर मंडल से। रघुनंदन भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे, मैंने उनको अपने मंडल से सारे बूथों से तकरीबन चुनाव जिता के भेजा। कुछ बूथ ऐसे थे सुधारगंज के जो मुस्लिम बाहुल्य थे, वो छोड़ के बाकी वो वहाँ से जीत के गए थे। छावनी चुनाव हम हारे थे, लेकिन जो हमारा मंडल था जहाँ के मैं प्रभारी रहा निरंतर वहाँ पे 3-4 साल, तो वहाँ से चुनाव जीत कर वो गए थे। जीत जाने के बाद मान लीजिए आप, पहली बात तो ये बताइए 2027 में मतलब आप एमएलए के लिए नहीं? देखिए ये मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, एमएलए मेयर बहुत चुनाव होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक चुनाव होते हैं। देखिए पार्टी अगर चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और वो काम भी करेंगे। और काम तो देखिए मैंने आपसे कहा, बचपन से मैंने काम करते हुए मदर को देखा है, मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। तो काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको जनप्रतिनिधि बनना है, वो आवश्यक है। काम आज भी हो रहा है, काम में निरंतर कर रहा हूँ। महाराज जी की सरकार है, हम सब बड़े गौरवशाली हैं कि हम लोग को प्रदेश में ऐसा मुखिया मिला है, हम लोग को काम करने का मौका मिलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि यू शुड कीप ऑन वर्किंग, आप काम करते रहो, निरंतरता बना के रखिए, एंड कहीं ना कहीं आपको जो है उसका फलस्वरूप आपको पार्टी एडजस्टमेंट करती है। जीत जाएंगे अगर मान लीजिए आप, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? नाम बदलना अकबरपुर का जो आप बोल रहे हैं कि हनुमंत नगर, और या फिर क्षेत्र के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना? देखिए जो लोकसभा अकबरपुर है, तो वहाँ पर वो अकबर का नाम कहीं से उसका वो कोरिलेट होता नहीं है। तो मैंने इसको लेके मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। मैंने आदरणीय महाराज जी से मिलकर मैंने उनको एक वो भी सौंपा था, प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी थी कि यहाँ अकबर का क्या महत्व है भाई, अकबरपुर से मतलब ही नहीं कोई। और महाराज जी ने इसको जो है अपने संज्ञान में लेते हुए, जब 2024 के चुनाव में उनके घाटमपुर के अंतर्गत पतारा में सभा हुई थी, उन्होंने भरी सभा से बात कही थी, इसका नाम जो है अकबरपुर कहीं से भी जो है वो नहीं होना चाहिए, इसका नाम महाराणा प्रताप नगर होना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से कहा था इसका नाम महाराणा प्रताप नगर होना चाहिए। मैंने उनसे बोला था कि इसका हनुमंतपुर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी के कई मंदिर हैं। अच्छा। और हनुमान जी जो है सभी हमारे भी इष्ट हैं, कई लोगों के इष्ट हैं। और जैसे हमारे यहाँ महाराजपुर में बालाजी मंदिर है, बड़ा जो प्रसिद्ध है। उसके बाद रंजीतपुर में बालाजी आठ है। आप मैथा चले जाइएगा, वहाँ बालाजी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। रनिया अकबरपुर में बालाजी का मंदिर बना हुआ है। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं पनकी धाम भी जो है कुछ उसका हिस्सा जो सुंदर वाला गंगागंज वाला है, वो लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत ही आता है। तो मेरा एक प्रयास था कि जो इसका नाम है बदल के हनुमंतपुर किया जाए। अकबरपुर से अकबर लोग का समय तो चला गया। समझ गया, मैंने हाँ जी जी। मैंने पूछा प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी रहेगी तो बदला जाएगा, और क्या, जो कहा है उसको कर ही करना है, इसको किया जाएगा 100%। ये अकबरपुर नाम तो मुझे लगता है अगर वहाँ पर भी किसी से भी आप जनता से ही पूछेंगे, क्षेत्रीय जनता से, और किसी भी सीनियर वरिष्ठ हमारे पार्टी के लीडर से पूछेंगे, तो वो इसी हित में कहेगा इसका नाम जो है वो अकबरपुर कहीं से नहीं होना चाहिए, वो हनुमंतपुर ही होना चाहिए। क्षेत्र की जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि जनता क्या चाहेगी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना कि नाम बदलना? नहीं, जनता की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, और नाम बदलने के लिए जनता का कुछ नहीं करना है। और नाम बदलने का कार्य वो जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, इसके लिए भी बड़ी एक प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो इतना सिंगल डे में नहीं होता है। प्रस्ताव बनता है, वो चुनाव आयोग तय करता है। लोकसभा का नाम है, जिले का नाम नहीं है, इसमें ही बड़ा फ़र्क है। जिले का नाम है वो है कानपुर देहात, और ये कानपुर नगर है जैसे वो कानपुर देहात। वो लोकसभा का नाम है अकबरपुर। तो उसमें जो है वो जो चुनाव वाले जो आयोग रहता है वो तय करता है सारी चीज़ें। 2027 में क्या लग रहा है आपको कि क्या अखिलेश जी वापस आ सकते हैं? नहीं, अखिलेश जी तो मेरे ख्याल से कहाँ से वापसी करेंगे, वो तो ऐसा गर्त में चले गए जहाँ से वापसी मुझे लग रहा है कि वो कठिन ही नहीं है, बड़ा असंभव है। क्योंकि आज की डेट पे देखिए जो हमारे जो 30 में तो आपकी पार्टी नहीं, जो हमारे 30 से 35 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो तो आंख बंद करके योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से जो जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। आप पहले की देखो ना, 2017 के पहले की जो सरकारों ने कार्य किया, जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित थी, जिस तरीके से लोग शिक्षित नहीं थे, जिस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखो, ये तो उत्तर प्रदेश का तो उत्तम प्रदेश है। अब तो इसका जो है एग्जाम्पल सेट किया जाता है। हम लोग बड़ा
भाग्यशाली है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहाँ पे हमें मुखिया के स्वरूप में हम लोग को योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं। मतलब वो सबकी सुनते हैं, सबसे मिलते हैं, और कोई भी अगर जनप्रतिनिधि भी अपनी समस्या लेके जाता है वो स्टडी करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात समझते हैं। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जी जी। उसमें आपकी पार्टी नहीं, देखिए, एक एंटी इनकम्पेंसी होती है, कोई निरंतरता अगर बना के रखे, कोई अगर निरंतर अगर कहीं पर अगर जनप्रतिनिधि बन के काम कर रहा है 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्पेंसी होती है। तो कई बार जो अयोध्या की बात आप लोग करते हो, वहाँ पर वो थे जो हार गए चुनाव, भोला सिंह जी उसमें चुनाव, उसका कारण ये रहा कि थोड़ा जनता के बीच में कुछ योजनाएं थी जो कि पहुंचाने में वो उस समय नाकाम रहे थे। कुछ वहाँ पर ऐसे कार्य थे, जो सुंदरीकरण हुआ था, अयोध्या नगरी जो बसाई गई थी, तो कई लोग ऐसे थे जो कि उनकी चीज़ें उसके अंतर्गत लोगों ने वो सरकार ने वो करके उसको मुआवजा वगैरह देना था, तो वो संदेश नहीं पहुँच पाया था। और कहीं ना कहीं से महाराज जी हमारे चाह रहे थे जो प्रत्याशियों का आकलन हो उनके अनुसार किया जाए। जो सीटें हम लोग 35 सीटें जीत कर आए लोकसभा के अंतर्गत, उसके बाद देखिए दोबारा में जो उपचुनाव हुए 10 में से 9 सीटें हम लोग जो हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश का उपचुनाव जीत कर आए। कई सीटें हम लोग ऐसे जीते हैं जो कि तकरीबन असंभव मानी जा रही थी कि जीतेंगे हम लोग। कुंदरलकी वगैरह ऐसी सीट थी जहाँ पर कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, वहाँ मुस्लिम मतदाता जो थे मेजोरिटी में थे। वो थे नहीं, शीशामऊ में हम लोग जीते नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई बड़ी अच्छी थी। हम मात्र 8 चुनाव हारे हैं, और पिछली बार से अगर आप तुलना करो चुनाव बड़ा अच्छा रहा। और 2027 में जो हम कमल के वहाँ खिलाने जा रहे हैं, वो वहाँ पे हम चुनाव इसलिए जीत नहीं पाए क्योंकि वहाँ जो एक सो कॉल्ड जो गुंडा पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो है, जो गुंडा पार्टी के कुछ गुंडों ने जो है वहाँ का माहौल ख़राब कर दिया था। हमारे जो हिंदू मतदाता है वो बेचारे वो मत अपना डालने का उसका प्रयोग नहीं कर पाए पूरा। आप कई जगह देखो जो मुस्लिम बाहुल्य जो मतदाता थे, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य जो बूथ थे, वहाँ पर इन लोगों ने लाइन में लग के वोट दिए थे, पर जो हमारे जो हिंदू मतदाता थे उनको इन लोगों ने वहाँ पे कई जगह माहौल बिगाड़ा है। आपने देखा होगा उस दिन जो है, फिर जब हमारे जो प्रत्याशी को पता चला, जो हमारे और भी संगठन के जो प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे, लोग वहाँ पहुँचे मौके पर, तो उन्होंने स्थिति को संभाला। उन लोगों का आरोप था कि उनके वोटर्स को आप लोगों ने जाने नहीं दिया। नहीं, ये तो आरोप क्या है, तो ये आरोप कहाँ सिद्ध कर पाए? उनके मतदाताओं ने लाइन में लग के वोट दिया। आज भी आप वीडियो उठा के देख लोगे आप, अगर हमारे मतदाता बेचारे जो है वो जाने में घबरा रहे हैं। इनके जो वहाँ पर थे जो गुंडे को हो गए आप, इन लोगों ने वहाँ का माहौल ख़राब किया बूथों का। अपने पॉलिटिकल करियर में एक ऐसा काम बताइए, एग्जाम्पल सही बाकायदा, जी, जिसने लोगों की एक्चुअली में लाइफ बदली हो। नहीं, हमारा तो बराबर जो निरंतर रहता है कि जो मैंने आपसे कहा कि सबकी मदद करना, सबको प्रॉपर जो है, कहीं कोई व्यक्ति किसी अगर पीड़ा में है, किसी समस्या में है, तो नहीं, मैंने लोगों की मदद मैंने करी है। हर चीज़ जो है वो नॉट इन अ पॉडकास्ट या कैमरे में नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैंने लोगों को इतना किया है कि वो जो बेचारे जो है वो मानते हैं कि नहीं, आज जीत भैया ने, मेरे यहाँ ये कार्यक्रम था, तो मेरे यहाँ ये फंक्शन था, मेरे यहाँ ये शादी थी, तो जीत भैया ने मेरी ये मदद करी, मेरा ये कार्य किया, इस तरीके से किया। और कहीं कोई अगर व्यक्ति अगर है कि कहीं गलत अगर फंस गया है, कहीं अगर पुलिस उसको प्रताड़ित कर रही है किसी तरीके से, कहीं अगर गलत चार्जशीट में उसका नाम जोड़ दिया गया है, तो मैंने उसको हर तरीके से अपनी प्रतिष्ठा लगा के उसको बचाने का कार्य किया। जो आपका जो भी कार्यकर्ता या एसोसिएटेड मेंबर है ना, हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी गलतियाँ लोगों से हो जाती हैं कि वो कहीं व्यक्ति है मेरा कहीं फंस गया है, तो मैंने उसको बचाने का कार्य किया है। उस पर कोई मैं ये बात नहीं कहूँगा कि मेरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो मैं अपने हाथ दूर खींच लूँ कि नहीं। अगर वो जीत प्रताप के साथ जुड़ा है तो फिर वो जुड़ा है मेरे साथ, मेरा व्यक्ति है। अच्छा, मैं उसको अकेले में डांट लूँगा, लेकिन कहीं अगर उसकी प्रतिष्ठा फंसी है, वो बेचारे का जीवन फंसा है, तो मैं अपनी प्रतिष्ठा फंसा के पहला काम मैं जो है मैं उसकी मदद करूँगा। लेकिन इससे जो है एक तरह से इक्वलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो नहीं होगा। वैसे आप अगर ये सोचिए कि जैसे अभी आप पावर में हैं, आपकी पार्टी का कोई भी एसोसिएटेड नहीं, आज हम पावर में हैं, हमेशा जो है जिस तरीके सरकार कार्य करिए पावर में रहेंगे, लेकिन पावर का इससे मतलब नहीं, आपके रिश्ते मजबूत होने चाहिए और आप अपने व्यक्ति की मदद करने में हर तरीके से सक्षम होते हैं। आप कैसे भी हो, आपको उसको
मतलब आपका अगर कोई कार्यकर्ता संविधान के खिलाफ भी करेगा तो भी आप नहीं, संविधान के खिलाफ वाली बात तो नहीं है। संविधान तो एक ऐसी चीज़ है, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, ना हमारे से ऐसे लोग जुड़े हैं जो संविधान के खिलाफ करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर होता है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ झगड़े होते हैं, कोई ऐसे कार्य हो जाते हैं, कभी छोटे भी होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं, तो ठीक है, मैं मदद करता हूँ। पब्लिक में ये परसेप्शन नहीं जाएगा कि भाई जो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेगा उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल जाएगी, जीत प्रताप भैया बचा लेंगे, जो बीजेपी कर नहीं है उसको। ठीक है, भाजपा का प्रचार तो हो रहा है। अच्छा, आदमी सपा वाला भी है, बसपा वाला भी है, अन्य किसी निर्दलीय के साथ जुड़ा है, वो जीत भैया के साथ जुड़ेगा तो लिया, चलो जीत भैया भाजपा के हैं, वो सबको पता है, यहाँ से लेके पूरे प्रदेश को पता है कि जीत प्रताप सिंह जी जो है, अगर आप उनको देखोगे तो मेरे ब्लड में भी भाजपा है। कितनी बार कितने ऑफर्स आए, 2017 में आया, 2022 में आया, लेकिन हम लोगों ने भी हमेशा जो है हाथ जोड़ दिए कि नहीं ये काम, कैसे, मतलब किस नहीं, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। मेरे पास तो बहुत ऐसी चीज़ें आई हैं जो मैंने उसको नकार दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तो भैया, मैंने तो, मेरा जन्म भाजपा में हुआ है, मेरी माँ जो है भाजपा के झंडे में वो अंतिम यात्रा उनकी गई, तो मैं तो इस चीज़ को नहीं भूल सकता हूँ। मैं तो जो है वो अदर दिन भाजपा मेरे सोचना पाप है, तो हम कभी नहीं आज भी पूरा याद है सब। हाँ, हम भाजपा के अगेंस्ट तो कभी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। जाले की बात तो छोड़िए, कई बार झगड़े हो जाते हैं चीज़ को लेके, मालूम है कि मेरा व्यक्ति गलत कर रहा है, पर अगर वो भाजपा में है या जो भी है, अगर भाजपा को लेके कोई आप टिप्पणी करोगे तब तो झगड़ा स्वाभाविक है। तो इससे वो जो बीजेपी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। तो ये सबका साथ और सबका विश्वास तो तभी मिलेगा ना, कि जो मेरे साथ है उनका विश्वास तो तभी आएगा ना जब हम उसके साथ खड़े होंगे। जो मेरा जिसका साथ उसका विकास, नहीं, जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो अन्य लोग भी मेरे साथ सब व्यक्ति जुड़े हैं। ठीक, भाजपा का तो मैं हूँ, मेरे साथ तो लोग जुड़े हैं, अब मेरे साथ कोई अन्य दल के लोग भी जुड़े हैं, जीत भैया, अब कई ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ नहीं कह सकता, कई लोगों ने ये बात मन से बोली है। मैं भी कई कार्यक्रमों में गया था, अभी ये जागरण के कार्यक्रम थे, नवरात्र के कई जगह गणेश पूजन के कार्यक्रम थे, तो वो कार्यक्रम सार्वजनिक होते हैं, सपा के भी लोग करा रहे हैं और भी लोग करा रहे हैं, दूसरे दल के लोग जुड़े हैं। उन्होंने खुले मन से बात बोली है कि जीत भैया अगर आप टिकट लेकर आओगे, मैं और मेरी पूरी टीम का मतलब है कि वो हर व्यक्ति कम से कम 600 से 700 से 1000 मतों का अपने आप में जो है वो इतना होल्ड रखता है। वो तैयार है कि भैया आप बस आ जाओ, एंड हम सब छोड़ के, हम चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। आप सरकार की योजनाओं को बहुत प्रमोट करते हैं जी। कानपुर के युवाओं के लिए क्या योजना है आपके पास? कानपुर के युवाओं के लिए तो मान के चलिए कितना अच्छे से, देखिए अभी हम लोग के यहाँ तो कौशल योजना आई थी, कौशल विकास योजना आई थी, उसके अंतर्गत कितने लोगों को जो है वहाँ पर कौशल केंद्र से फिर वो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, कई जगह उनको जॉब्स के लिए मिली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो देश का यूथ है और जो हमारे प्रदेश का यूथ है, उसको ट्रस्ट है, उसको भरोसा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की वर्किंग पे, उनकी कार्यशैली पे। अब आप देखिए ना, कहीं दूसरे भी प्रदेश के सीएम होते हैं, उनसे अगर पूछा जाएगा आपका आइडियल कौन है, तो वो यही बोलते हैं कि मेरा आइडियल जो है, हमारे आइडियल आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी भी है। तो आज भी जो हमारे जो क्षेत्र का युवा है, जिले का युवा है, तो उसके अंदर एक सनातन का प्रचार प्रसार करने का अलग से एक जुनून आ गया है। अब आप देखिए, पहले जो लड़के होते थे, कहीं आउटिंग में जाते थे, स्कूल में पिकनिक में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो कहीं हिल स्टेशन में घूमने चले गए, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। अब आज की तारीख में घूमने कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं, काशी का कॉरिडोर देखने जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और खाटू श्याम जी जा रहे हैं। जब सब चीज़ें जो है प्रचलन बढ़ रहा है ना, अब लोग कैची धाम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो एक थोड़ा सा लोगों के अंदर एक वो चीज़ आ गई कि धर्म के प्रति भी, सनातन का प्रचार प्रसार को लोग जान रहे हैं अपने आप को कि असलियत में क्या है वो, मतलब कि कहाँ से वो आते हैं, उनके अंदर जो चीज़ है वो अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। क्या लगता है अभी आजकल जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है जनसुराज, बिहार इलेक्शन होने वाले हैं, अभी तो आपको पता है कि अभी मैडम ने उनका पॉडकास्ट किया था, छोड़ के भाग गए थे। जब उनसे पूछा गया था एक सवाल, तो वो उसका खंडन नहीं कर पाए थे, जवाब नहीं दे पाए थे। पॉजिटिव निगेटिव चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट तो बनाया है उन्होंने। क्या लगता है? देखिए, राजा राजा ही रहता है, आपको पता ही है, हर कोई राजा नहीं बन सकता है। फिर भी उसके लिए आपको पहले काम करना पड़ता है।
मैंने पन्ना प्रमुख तक का मैंने काम किया हुआ है। प्रशांत किशोर जी जो थे वो ही वॉज अ प्लानर, वो प्लानिंग करते थे, वो कहते वो हैं स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी मेकर थे। ठीक है, आप मोदी जी, योगी जी, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी जी, सब नेता हैं। आप सबके लिए काम करो, स्ट्रैटेजी बनाओ सबके लिए आप। लेकिन आप खुद सोचोगे यार मैं इनको पीछे करके मैं इनकी जगह बैठ जाऊँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं। आप जो काम कर रहे हो आज, जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, मैं रात दिन काम करता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ और हर तरह के उसमें फंक्शन में पहुंचता हूं, तो ये मेरा काम है ना। कोई मुझसे कहते यार अभी छोड़ के आप ये काम करो, तो वो चीज़ अलग हो जाती। अब प्रशांत किशोर जी ही वो स्ट्रैटेजी मेकर, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपको कैसे बूथ पे काम करना है, किस बूथ पे आप कमज़ोर हो, आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या नहीं करना, वो उसके लिए ठीक है। अब आप खुद चाहो, वो खुद क्यों नहीं चुनाव लड़े, उधर राघोपुर से छोड़ के भाग गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी टीम में क्या संदेश जाएगा जब उनका नेता ही भाग गया। सवाल बताइए, हाँ, कुछ सीट जीत पाएंगे वो कि नहीं? अरे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, सीट जीतना छोड़ो आप। एक भी सीट नहीं जीतेंगे? कहाँ सीट, कौन सी सीट जीत रहे हैं? लेकिन एक ये भी वो है, तो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव और ये राघोपुर से मैं लड़ूंगा, सबकी जमानत जब्त हो जाए, खुद तो भाग गए वो। एक लेकिन चर्चा जो बहुत होती है मीडिया में कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। पूरा क्वेश्चन कर लेने दीजिए मुझे। बी टीम के बारे में और भी चर्चा है, जैसे ये चंद्रशेखर रावण जी जो एक सांसद हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है वो गिरिराज सिंह के साथ एक उनकी रील वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने उनको हनुमान बोला था। ऐसे ही प्रशांत किशोर, ऐसे ही वैसी। आखिर बीजेपी की ये ए टीम के अलावा कितनी बी टीम है? अच्छा देखिए, ये सारे जो प्रचलन करने कार्य करते कौन करता है? ये सब करते हैं विपक्षी। आज की तारीख में विपक्षी जो है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, इनके पास आप विकास के नाम पे या सशक्तिकरण के नाम पे आप पार्टी को नहीं घेर सकते। इनके पास क्या कार्य है? इनके पास यही कार्य है। ओवैसी बी टीम है, ओवैसी जो है वो वोट काट रहे हैं, भाजपा का फायदा हो रहा है, और प्रशांत किशोर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अरे कोई कहीं चुनाव लड़ेगा, उसका सीधा फाइट तो भाजपा से होगी कि कहीं कोई और पार्टी है ही नहीं। मतलब कोई अगर लड़ाई में अगर है, कोई अपनी लड़ाई अगर समझेगा तो आज कोई अगर प्रदेश में लड़ाई अगर समझेगा, सपा से कहाँ समझेगा? लड़ाई तो भाजपा से लड़ेगा ना सीधे सीधे। तो जो विपक्षी है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो यही बता रहे हैं कि वो जो भीम वाले हैं और रावण जो है और ये जो ओवैसी हैं, दे ऑल जो है वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ थोड़ी ना है। वो सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, सब अपना अपना जो अपनी पार्टी चला रहे हैं। देखा जाए तो कोई भी भाजपा की तरह काम नहीं कर सकता है, कोई भाजपा की तरह किसी के पास कोई कार्यकर्ता नहीं जो इतना समर्पित हो। जो तो पार्टी मतलब कोई ऐसा आपसे कोई रिलेटेड नहीं है? नहीं, पार्टी से कहाँ कोई ऐसा कोई वो है, वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यूथ पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पार्टी के अंदर स्पेस बनाना या पब्लिक में अपना इम्पैक्ट दिखाना? देखिए, पार्टी के अंदर स्पेस अपने आप बन जाएगा। आप पब्लिक में अपना इम्पैक्ट दिखाइए, पब्लिक का काम करिए। जो मैंने आपसे कहा, जो व्यक्ति आपके साथ अटैचमेंट है उसकी आप मदद करो, अपने आप पब्लिक आपको पार्टी में जगह मिल जाएगी। और पार्टी में जगह मिलने के लिए आपको अपना अधिकार ही मांगना पड़ता है। जैसे मैं निरंतर जो प्रयासरत रहता हूँ, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, महेंद्र नाथ पांडे जी रहे हो प्रदेश अध्यक्ष, सूर्यप्रताप शाही जी रहे हो, स्वतंत्र देव सिंह जी रहे हो, वर्तमान में भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो मैं निरंतर मांगता रहता हूँ अपने लिए कि मुझे है लोकसभा मैंने मांगी थी, मुझे नहीं मिली, मुझे आगे 29 में जो है यही चाहिए, इसी में चुनाव लड़ना। मैं इसी पे कार्य कर रहा हूँ। मेरी टीम बनी हुई है, करीब 1650 बूथ के आसपास है। हर बूथ पे मेरे पास टीम है। हर बूथ के एक पन्ने पे 60 वोट होते हैं, 30 इधर 30 इधर, हर पन्ने तक के मेरे पास नेटवर्किंग है। पूरी जो भी आपके लिए इनिशिएटिव वगैरह चलते हैं, जी, तो इनकी फंडिंग पार्टी करती है कि आप खुद? नहीं, पार्टी फंडिंग नहीं करती है। अच्छा, खुद लगाना? पार्टी फंडिंग कहाँ से करेगी? पार्टी फंडिंग कहीं नहीं करती है। अच्छा। मतलब पार्टी के पास तो जैसे कि अगर आप जनप्रतिनिधि बन जाते हो, तो आपके पास जो है आपके वेजेस आते हैं, सैलरी आती है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी आपको अपना मतलब ये तो करना ही पड़ता है ना। अब हमारे लोग का जो जीवन जो है वो तो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित है। आज जैसे मैं चलता हूँ, कहीं जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ और कुछ भी करना पड़ता है, तो ये सारा जो है वो तो हमारा अपने ही मतलब हम लोग खुद ही अपने बेयर करते हैं। ऐसा थोड़ा ना कोई हमें को दे जा रहा है। कई न्यूज़ चैनलों में मैंने देखा कि वो आपको कह रहे थे वरिष्ठ युवा जो है नेता। आप वरिष्ठ हैं कि युवा है? पहले ये बताइए। देखिए, सबका अपना अपना आकलन है ज्ञान जी। और युवा इसलिए भी आप कह सकते हो कि मैक्सिमम यूथ है वो मेरे साथ कनेक्टेड है, और यूथ के यहाँ भी मैं जाता हूँ। और मेरा एक आइडियोलॉजी है, मैंने सबको सिखाया है युवा को भी कि घर में अपने बड़े हैं उनका सम्मान करो। जो व्यक्ति अपने घर में अपने बड़ों का नहीं हुआ, मेरे साथ कहाँ रह सकता है?
तो मैं सबको सिखाता भी हूँ, सबको बताता भी हूँ। और यूथ फॉलो करते हैं तो लोग कहते हैं युवा लेता है। वरिष्ठ इसलिए कहते हैं कि मैं वरिष्ठतम टिकट मांगता हूँ, और लोकसभा की मैं टिकट मांग रहा हूँ। वो लोग कह रहे हैं भैया ने मेयर मांगी ना वो मांगी। मैंने मेयर तो मैंने बहुत पास से देखी है। जब मैं स्कूल में पढ़ता रहा, मैं उसमें लाल बत्ती गाड़ी में छोड़ने जाती थी। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो हमारे यहाँ आते थे और आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे है। मैं सबका आशीर्वाद लेता हूँ, ठीक है। जैसे आप मतलब एक तरह से ये तो है कि कानपुर के यूथ आइकन तो आप हैं, तो आप किस आइडियोलॉजी से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? अम्बेडकर, पटेल, अम्बेडकर जी, पटेल जी, दीनदयाल जी, सावरकर, या देखिए फिर सब लोगों की अपनी अपनी फिर भी एक एक नाम अगर आइडियोलॉजी लेना हो रही। और सरदार पटेल जी पे देखिए पार्टी कार्यक्रम करती रहती है। फिर भी एक नाम लेना हो अगर तो नहीं, सभी लोग हैं। दीनदयाल जी की जो हम लोग लगातार जो है पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, दीनदयाल जी के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, दीनदयाल जी की जयंती पे कार्यक्रम करते हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है, दीनदयाल जी की कार्यप्रणाली हम लोग को सिखाई जाती है भाजपा में बचपन से। सरदार पटेल से जो है सीखने को मिलता है। बाकी देखिए मैंने अपनी मदर को काम करते हुए देखा है। मेरे लिए जो एक मेरा आइडियल कहोगे, वो है। हाँ, जिसका जो बढ़िया आपको वही पिक करना चाहिए। और मैंने वर्किंग स्टाइल देखा है अपनी मदर का, तो मेरा वही कोशिश रहती है कि जो मदर मेरी मुझे सिखा के गई है। और बाकी कई से सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी जिनके साथ मैंने काम किया है। मैंने अनुराग जी के साथ बहुत काम किया है, अनुराग ठाकुर जी के साथ में, तो मैंने उनका भी वर्किंग स्टाइल देखा। वो भी निरंतर जो है सबके बीच में जाते रहते हैं, सबके लिए कार्य करते रहते हैं। एक लाइन में अगर आपको बताना हो, विजन फॉर यूथ ऑफ कानपुर, एक लाइन में मतलब कि दे शुड बी वेरी डेडिकेटेड और निरंतर काम करते रहिए 24/7। और आपको जो आपका जो लक्ष्य है, जो भी डिसाइड किया है, वो आपको मिलेगा। कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप। जो आपने एक लाइन कही है, सिंगल है, शुड नेवर गिव अप। ठीक ठीक। जो नेता हैं ज़्यादातर वो हमेशा विकास के बारे में बात करते रहते हैं कि हम विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, करेंगे। आपके नज़रिए से विकास होना चाहिए कि सतत विकास होना चाहिए? नहीं, विकास तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा नहीं, सतत विकास भी है, विकास भी है। आपके लोकसभा अकबरपुर जहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें रीड करी है। जैसे अभी कानपुर महानगर के अंदर, मैंने इसके पहले भी कई बार पॉडकास्ट पे कहा है, सार्वजनिक तरीके से भी कहा है, हमारे एक लाला लाजपत राय हॉस्पिटल आता है जिसको आप लोग हेलेड हॉस्पिटल कहते हो। वहाँ स्थान बहुत है, जगह बहुत है। तो एक चीज़ बड़ी पीड़ादायक होती है कि व्यक्ति को जब इलाज के लिए सोर्स लगाना पड़ता है, फिर आप फ़ोन करोगे प्रिंसिपल को, सबको करोगे, कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर हम लोग वहाँ जाते हैं, नए लड़के इंटर्नशिप कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के बाद, झगड़े होते हैं। तो ये चीज़ बड़ी पीड़ादायक होती है कि कोई व्यक्ति अगर इलाज के लिए सोर्स लगाना पड़े, उसके बाद व्यक्ति जब मर जाता है पोस्टमार्टम के लिए तक सोर्स लगाना पड़ता है। वो आप छोड़ो, अर्धा दिन पोस्टमार्टम, हम लोग तो रोज़ झेड़ते हैं ना, भैया पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी अब तक रिलीज़ नहीं हुई है। मतलब ये चीज़ नहीं, पैसा नहीं, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर कोई व्यक्ति अगर जाए, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत करीब 20 लाख मतदाता है, इतने करीब मतदाता कानपुर नगर की लोकसभा में, तो बहुत दूर दूर से अगल बगल 17 जिलों से लोग आते हैं हमारे लाला लाजपत राय हेलेड हॉस्पिटल में इलाज कराने के। एक ऐसा हॉस्पिटल जो है कि रमईपुर, घाटमपुर, अकबरपुर, महाराजपुर, कोई एक ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पर आपको जाते ही जो है ना, मतलब वेट ना करना पड़े। जब तक आदमी का वेट होगा, जब तक वो सोर्स लगाएगा, जब तक वो जीत भैया को फ़ोन करेगा या किसी भी अन्य नेता को फ़ोन करे, तब तक उसको जो है दिक्कत हो जाती है। कानपुर में IIT है, HBTI, कभी एम्स आएगा? नहीं, एम्स आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। जब तक जीत प्रताप लगे रहेंगे मैं ला के मानूंगा। तो मेरे लिए मतलब मैंने बहुत पहले भी बात कही, नहीं पक्का एम्स भी आना है। और मैंने आपसे कहा एम्स तो आपका कानपुर महानगर कवर करता है, अगल बगल क्षेत्रों को कवर करता है जो हेलेड कानपुर वाला है, लेकिन जो देहात वाला क्षेत्र है, कानपुर देहात एक अलग जिला हो गया, उससे अंतर्गत जो है एक इलाज की सुविधा के लिए काफ़ी बड़ा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एम्स से टाइप हो, फोर्टिस से टाइप हो, एक वहाँ आना चाहिए आपका, वो आएगा। और जिस तरीके से देखिए महाराज जी की पूरी नज़र है पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिलों पे, तो उनकी नज़र इस पे भी है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैंने आपसे जो बात कही, ये 3 काम नहीं होने चाहिए। व्यक्ति का इलाज के लिए सोर्स, और मरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम के बाद जो उसकी बॉडी रिलीज कराने के लिए सोर्स लगाना पड़ता है। मतलब हम लोग कहते हैं अच्छा उसके लिए सरकार आज है, काम कर रही है, तो सब चीज़ें हो जा रही है, लेकिन उसमें क्या है कि रिसोर्सेस थोड़े से बड़े आपके पास कम है। हमारे पास संख्या ज़्यादा है, तो लोगों के पास क्या है ना, हेलेड के अंदर लिमिटेड ICU है। अब कैसे कोई व्यक्ति अगर ICU में अगर है तो उसको हटा के आपको तो शिफ्ट कर नहीं देगा किसी व्यक्ति को। लेकिन सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत है।
नहीं, मैंने कहा ना, सरकार मेट्रो बना सकती है तो सरकार, कैपिटल बनाने हाँ, में कितना टाइम लगेगा? सरकार करेगी इसके लिए। जो अगर जैसे मेरे पास, मैं जनप्रतिनिधि बनकर आऊँगा तो सरकार से इसको पास कराना और प्रस्ताव बना के कराना, ये सारा मेरा कार्य रहेगा। तो जब और तक आज भी मतलब देखिए, अभी जो न्यूरो डिपार्टमेंट बना है लाला लाजपत राय के अंदर, वो काफ़ी बड़ा है। अब देखिए न्यूरो के मामले में जो है काफ़ी वहाँ पर अब लोगों को अच्छा वहाँ पर उपचार मिल रहा है। न्यूरो डिपार्टमेंट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो और उसी तर्ज पर भी और भी जगह है उसका, भी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी जानकारी में है, और चीज़ें जो हैं डेवलप कर रही हैं। पर उसको स्पीड अप करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा इसको कहिए कि इट्स अ काइंड ऑफ एक रेजोल्यूशन कहिए, या कहिए कि बनने के बाद कि आप क्या सबसे पहले प्राथमिकता चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो एक ये चीज़ है जो कि प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। हेल्थ केयर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। कई जगह अंडर पासेज हैं, पेंडिंग है, लोग बेचारे सड़क पास करते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, सब जगह हाईवे है। अपनी लोकसभा अकबरपुर में आप अगर देखोगे तो इधर मंदना वाला हाईवे आपका जीटी रोड आ गया, उधर आपको अगर रनिया जाना होगा तो वाला कालपी रोड वाला हाईवे आ गया, दिल्ली वाले से आप जाते हो। फिर अगर रमईपुर जाना हो, घाटमपुर जाना हो तो झांसी वाला हाईवे आ गया, इसको सागर हाईवे कहते हैं। फिर अगर आपको फतेहपुर जाना हो तो आपको महाराजपुर वाला हाईवे आ गया, सरसोल वाला हाईवे इसको कहते हैं। तो सारा हाईवे जो है ना, वो सब जगह है, जो ओवर ब्रिजेस हैं पेडिस्ट्रियंस के लिए और जो अंडर पासेस हैं, वो सब प्रपोज करके बहुत सारे पेंडिंग है। अगर आपकी पार्टी की पॉलिसी किसी ग्रुप के साथ कुछ इनजस्टिस कर रही हो, एक वर्ड में आंसर दीजिएगा, यस या नो, तो आप पार्टी के अगेंस्ट बोलेंगे या फिर उसको सपोर्ट करेंगे जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है? नहीं, जिसका इनजस्टिस हो रहा है मैं उसको सपोर्ट चाहे वो करूँगा। पार्टी की लाइन के अगेंस्ट जाना हो। नहीं, आई वुड सपोर्ट, जो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये जो बीजेपी में जैसे एक कल्चर है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो बने थे, एक बड़ा पर्ची मुख्यमंत्री वायरल हुआ था। नहीं, ये पार्टी का कल्चर क्या है, पार्टी की वर्किंग है कि तो जो है वो कोई चीज़ हमारे प्री डिसाइडेड नहीं होती है, ये संगठन तय करता है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, 14 को भी रिजल्ट डाला, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कि डिप्टी सीएम ये साहनी बनेगा इस समाज का, और हमारे सीएम मुख्यमंत्री जो है वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे बनेंगे। पर उनके यहाँ तो लालू यादव के बेटे ना परिवारवाद है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा परिवारवाद है नहीं। हमारे यहाँ तो ये है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आज अगर जीत प्रताप है तो मैं सल्ला सिंह जी का बेटा हूँ, मेयर थी, ठीक है, मेरी पहचान है, पर आज मेरे को अपनी वर्किंग से प्रूव करना पड़ रहा है ना। मैंने पहले कहा मेरे पास लेगेसी मैं कैरी कर रहा हूँ, पर आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे प्रूव करना पड़ रहा है ना, मैं तो करूँगा। ये एक नैरेटिव है बाकी पूरे समाज में, पूरे देश में, कि बीजेपी में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो यस मैन ही होना होता है। अगर आपने जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ आनाकानी करी, रीजनिंग करी लॉजिकल, तो फिर आप हटा दिए जाते हैं। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कोई हटाया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं उनका जो होता है ना, कहीं विस्तार होता है। कोई अगर कहीं से हटाया जाएगा तो किसी अच्छी जगह स्थान पर उसको, जैसे होता है ना कि किसी का प्रमोशन हो जाता है, कहो आप समबड़ी, जैसे कोई अगर एसपी रैंक का है तो उसको आपने एक स्टार बढ़ा दिया, एसपी कर दिया, वहाँ कर दिया। तो ये पॉलिटिकली भी चलता है। आज अगर कोई विधायक है, विधायक से हटाया जाएगा तो उसको आप सोचो को लोकसभा भेज दे, लोकसभा से हटाया जाएगा सोचो को राज्यपाल बना दे। हटाया कोई कहीं नहीं जाता है। उचित स्थान पे उचित व्यक्ति का होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिक्स में इमेज मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी है कि पब्लिक सर्विस? नहीं, आप अगर पब्लिक सर्विसेज ठीक है तो इमेज अपने आप बन जाएगी आपकी। आप अगर अपनी इमेज पे रखे रहोगे, पब्लिक को भूल जाओगे, तब तो इमेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है पब्लिक को सर्व करना, मतलब उसके लिए खड़े रहना, जैसा भी हो जो भी हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अभी ये न्यूज़ देखी थी कि एक जो हमारे यहाँ भारत में लोकपाल है, जो 2013 में बना, 2011 के अन्ना आंदोलन के बाद जी 2019 में उन लोगों ने काम करना जो है वो अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ, काम करना चालू किया। आज तक 7 केसेस भी सजा नहीं दे पाए हैं, वो डिसाइडेड नहीं हुए हैं। चाहिए उनको, वो सब चीज़ें जो रही, वो 7 BMW चाहिए, सब चीज़ें जो है वो एक तरीके से मीडिया जो है वो अपना हाइप बनाने के लिए ना उसको क्रिएट करती है, प्रचार प्रसार करती है। लोकपाल वाला जो कानून पास हुआ था, वो लोकपाल का कानून पास कराया गया था सब चीज़ों को जो है ये पारदर्शिता रखने के लिए। और उस पर एक ये भी चीज़ थी, अगर आपको जानकारी होगी, कि लोकपाल के अंतर्गत जो भी केसेस डिसाइड होंगे वो दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वो पब्लिकली ओपन किए जाएंगे, कैसे क्या रहा, क्या विटनेसेस हैं, क्या नहीं, क्या है। तो उसमें कोई चीज़ को हाइप बनाना कि वो ये मांग रहे हैं, ऐसा मांग रहे हैं, वो तो निराधार बातें हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2023 में जो इंस्टीट्यूशन बना है जी, आज तक उसने 7 मामलों में भी किसी को सजा नहीं दिलाई है।
उसको भी 7 है। BMW क्यों दे सरकार जनता के टैक्स के पैसों से? इन्होंने टेंडर निकाला हुआ है बकायदा, 5 करोड़ का टेंडर है। नहीं नहीं, तो उसमें तो मान के चलिए वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उपयोग में रहती हैं, और वो जो अभी बनाया गया है तो अभी तो दैट इज़ अंडर, अभी चल ही रहा है। अभी 2023 में, अभी आप 2025 से बैठे हो, इसका रिजल्ट जो है आपको आने वाले समय में, अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हो कि क्यों क्या चीज़ किस लिए कराई जा रही है, तो इसका जो रिजल्ट है, टाइम लगेगा, दैट इज टाइम टेकिंग, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता के हित में आएगा। नहीं, 25 हो गया, अब जो भी आएगा वो जनता के हित में आएगा। और कई बार देखिए हमारा विपक्ष है ना, जो ऐसा मैंने आपसे कहा, विपक्ष जो है चाहता नहीं कहीं से कि कोई चीज़ का विकास हो, हमारे देश का डेवलपमेंट हो, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट, वो तो सरकार का है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हाँ, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो गई। उनको क्या ये सब डिमांड करनी चाहिए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लॉजिकली, एथिकली क्या ये करेक्ट है? नहीं नहीं, खैर BMW उनको क्यों मिलनी चाहिए? बड़े बड़े डीएम तक को BMW नहीं मिलती है, बड़े बड़े नेताओं के पास BMW नहीं होती है। नहीं, चलिए वो टेंडर सर्व किया गया, सब चीज़ें थी, तो हम लोग तो खैर उसके हित में नहीं है। वो जनरल पब्लिक से भी अगर आप पूछोगे तो वो इस फेवर में नहीं है कि ऐसा कुछ हो। सबको खाली यही है कि जो भी चीज़ें जो आप बता रहे हो, केसेस जो पेंडिंग है, तो लोकपाल के अंतर्गत उसके पारदर्शिता करके उसको डिसाइड करना चाहिए। कानपुर को एक समय मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। हाँ, लेदर इंडस्ट्री, बहुत सारी और अन्य तरह की इंडस्ट्री, लेकिन अब धीरे धीरे कई सारी फैक्ट्री शट डाउन हो रही हैं। लाल इमली को भी कोई रिवाइव नहीं करा जा रहा है, कोई और प्रयास नहीं दिख रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है लेटेस्ट में जो शट डाउन नहीं है, कानपुर का युवा यहाँ से माइग्रेट करके जा रहा है दिल्ली, मुंबई, नोएडा। नहीं देखिए, लेकिन देखिए कानपुर का तो एक ऐसा नाम है ना, कानपुर का, जैसे कहीं अगर आप जाओगे तो लोग कहते हैं कानपुर से यार, इसका मतलब बड़े भौकाली हो गए। तो कानपुर का नाम है ना, भौकाल के लिए भी लिया जाता है। तो हमारा जो कानपुर है पूरे जो है प्रदेश में, क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप कहीं भी चले जाओ, आप यूनाइटेड स्टेट में चले जाओ, यूनाइटेड किंगडम में चले जाओ, आप कहीं चले जाओगे ना, किसी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी में अगर कोई होगा, जैसे मेरी अभी किसी लड़के से बात हो रही थी, तो ही इज़ फ्रॉम कानपुर, सौरभ नाम है उसका। मेरी बात हुई, मैंने कहा आजकल कहाँ बर्थडे हुआ, फ़ोन आया उसका, बोले भैया मैं कैलिफोर्निया में अमेज़ॉन कंपनी में हूँ इस समय। अब कानपुर का लड़का जो है, ही इज़ वर्किंग विद अमेज़ॉन कंपनी कैलिफोर्निया में। तो आपको जो है कानपुर का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में एक निखार है उसके अंदर। कानपुर का व्यक्ति जो है, मैं बता रहा हूँ, आप ही जवाब पे आ रहा हूँ, कानपुर का व्यक्ति जो हर जगह हर चीज़ में एडजस्ट कर सकता है। तो कई जो यूनिट्स बंद हो रही हैं, कई यूनिट जैसे माइग्रेट कर गई, तो कुछ उस समय की पॉलिसीज़ थी। आप पॉलिसीज़ देखिए, किसी अभी दोबारा फेवरेबल हो रही है। बहुत सारी नई यूनिट्स हैं, नई इंडस्ट्रीज़ हैं जो आने जा रही हैं। होटलिज्म जो है यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, टूरिज़्म यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, कई जो है यहाँ पे शूटिंग्स भी चल रही हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं। और कानपुर के अंदर अभी बहुत सारे अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बंद हो गए थे, तो उनको शुरू कराने के लिए फिर से जो है वो लोग प्रयासरत रहे। अब जो लाल इमली तो है वो तो अपने आप में इट्स हिस्टोरिकल, हो तो उसका जो कब से हम लोग देख रहे हैं, पहले से देखते चले आ रहे। लाल इमली की जो घड़ी है वो हम लोग बचपन से देखते थे, स्कूल जाते थे बस से हम लोग, कि वो घड़ी दिखती थी, गुब्बारा वहाँ दिखता था। तो आज भी वो मेंटेन है, उसको कुछ ना कुछ करने की सरकार प्रयासरत है। लाल इमली का कपड़ा तो अभी भी आता है, कपड़ा तो आते ही, लाल इमली का कपड़ा आ रहा है अभी भी। तो उतना जो है उसको उस तरह से रिवाइव नहीं किया जैसे बार बार बोला होगा, तरफ से होगा, एक्सपोर्ट होगा। बाकी इधर भी अभी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के मामले में अगर आप देखिए तो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोई रेवेन्यू अगर कहीं से अगर आ रहा है तो कानपुर हमारा जो है उसमें लीडिंग है। नहीं, यहाँ पे कानपुर पे जो लीडिंग है हमारा टैंडरीज है, यहाँ पे कई पान मसाले वाले यहाँ पर है हमारा, और शुड प्लस वाले यहाँ पर हैं, शिखर वालों की एक यूनिट यहाँ पर है, गोल्डी वाले भी यहाँ पर है, पान पराग थे यहाँ पर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। कई आपको ऐसे अभी जो सरकार की योजना है स्टार्टअप वाली, स्टार्टअप के अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों को ऐसा मतलब कि मदद मिली है, यूथ को ऐसा मतलब यूथ को काम करने की इंस्पिरेशन मिली सरकार को देख के। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत बहुत कार्य हुआ, बहुत लोगों को बहुत सारा जो है सपोर्ट मिला है फंडिंग के रूप में। उनके प्रोजेक्ट सरकार ने अप्रूव किए, उनको बैंक्स ने फंडिंग करी, नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, मतलब फ्लोरिश कर रहे हैं। एंड आने वाले समय में जो कानपुर की इंडस्ट्री जो स्टार्टअप के माध्यम से लगी है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेंगी, उनका नाम भी फ्लोरिश करेगा। स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट आया था, हाँ, उसके तहत कानपुर को 10,000 करोड़ रुपए मिला। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देखिए बोट क्लब का होगा, और गंगा बैराज से लेके आपका
हर जगह जो चौराहों का सुंदरीकरण हुआ, स्मार्ट सिटी के अंदर जो आपके चौराहे थे, हमारे कानपुर महानगर के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप देख रहे हैं कानपुर में। आप अगर जाजमऊ से अगर आएंगे, फूलबाग होते हुए अगर आते हैं, तो जो पहले का कानपुर होता था, जब हम लोग जाजमऊ से लेके यहाँ तक आते थे, गोल चौराहे तक आते थे, जो व्यक्ति था बड़ा परेशान हो जाता, वो बड़ा सुंदर बन गया। फूलबाग से लेके आप अंदर तक आइए इधर VIP रोड से, और वो बड़ा अच्छा दिखता भी है, और कई जगह मेट्रो बनने के बाद से तो बहुत अच्छा हो गया है वो। लेकिन आज भी कानपुर में ट्रैफिक प्रॉब्लम लगातार है। अब देखिए हमारे बारिश में वाटर हमारे लॉगिंग हो जाती हमारे है। सांसद जी ने बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं कानपुर के लिए, जी। जो अभी वर्तमान में सांसद जी हैं रमेश अवस्थी जी। इनका जो एक क्राइटेरिया वर्किंग है, वो कानपुर के समस्याओं को लेकर लगातार निरंतर जो है वो हमारे यहाँ उसमें जो है वो प्रस्ताव रखते रहते हैं देश की संसद में। एलिवेटेड रोड का उन्होंने पास कराया है अभी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी वैसे लेकर आ रहे हैं। कानपुर जो है अभी जो आज आपको दिख रहा है 2025 में, आने वाले समय में 2027-28 तक इसका स्वरूप और सुंदर दिखेगा और भव्य दिखेगा। ट्रैफिक प्रॉब्लम कब सुधरेगी? अब एलिवेटेड रोड बन जाएगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम सुधरेगी। अभी देखिए अभी एक नया फ्लाईओवर बन गया हमारा शासी चौक से दादा नगर वाला, उसको बनने से काफ़ी ट्रैफिक जो है डिवाइड हुआ है। और एलिवेटेड रोड एक पूरी बन जाएगी, जो अभी एक रोड और बन रही है जो सीधे कनेक्ट करेगी आपकी मंदना से लेके ये भौती से जाएगी रमईपुर तक, रमईपुर से आएगी जाजमऊ तक। दैट इज़ आउटर रिंग रोड, वो भी प्रस्तावित हो चुकी है और उसका काम भी शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है ये 2027 तक ये जो है वो शुरुआत भी हो जाएगी उसकी। और जो एलिवेटेड रोड बन रही है वो बन रही है कल्याणपुर से लेकर सीधा कनेक्ट करेगी फूलबाग तक। बीच में कई जगह उसके वो है वो पासेस दिए जाएंगे नीचे उतरने के लिए। वो हो गया, वो भी तो मैंने कहा ना 2-3 साल के अंदर आपको स्वरूप देखने को मिल जाएगा। हमारे सांसद जी जो पार्टी के जो बने हैं भाजपा के, रमेश अवस्थी जी, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रस्ताव उन्होंने रखे हैं कानपुर के सुंदरीकरण के लिए, और कानपुर की आवश्यकताओं को उन्होंने रखा है देश की सरकार के सामने। कानपुर में ये ज़रूरत है। अभी कानपुर का जो स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, अब आप देखो पहले मेरे ख्याल से बीच में कैसी उसकी हालत हो गई थी। अभी जब से ये आपके जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं, तो सांसद जी के प्रयासों से, और उन्होंने, ये नहीं कि मैं सांसद जी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पब्लिक ने भरोसा किया, चुनाव जीत के आए, और उन्होंने जो है अपने प्रयासों से वहाँ पर अभी एक मैच कराया, इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इसके पहले एक अधिकारियों का मैच हुआ था, और अभी ग्रीन पार्क के लिए और एक उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इसको जो है यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी और होंगे। पहले होते रहे, लेकिन बीच में जब से वो बन गया है, इकाना वाला स्टेडियम बन गया है, तो ये था कि ये प्राइवेट है, ऐसा सब चीज़ें आ रही थी। पर इसको अभी उन्होंने काफ़ी इसके लिए किया है, और आने वाले समय में इसको भी यहाँ पे मैचेस हम लोग को होते हुए दिखेंगे। एक आपकी ये जो बीच में कई बार अनाउंसमेंट हुआ, शिलान्यास भी हुआ कि जो कल्याणपुर क्रॉसिंग से लेकर 9 नंबर क्रॉसिंग वाली जो पूरी रेलवे लाइन है, हाँ, ऊपर से डालने वाली, वो कब करेंगे वो स्टार्ट? उसका भी चल रहा है, उसके लिए भी उसका भी चल रहा है कि उसको जो है जो क्रॉसिंग हटा के हम लोग वो करेंगे, जाम का निराकरण मिल जाएगा, तो एलिवेटेड रोड हो जाएगी, तो उससे फिर लोगों को निजात मिल जाएगी। एलिवेटेड रोड होने से सारा जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसकी। आपका बड़ा एक क्रिटिसिज्म है न्यूज़ चैनल में जो है पढ़ा है कि 2023 में आपका एक कॉन्वॉय है, टोल प्लाजा वाला जो इवेंट हो गया था। अरे वो तो इवेंट क्या था, दैट वाज नॉट इवेंट तो कुछ और था। वो टोल इवेंट बन गया था, एंड मुझे लग रहा प्लॉटेड था पूरा। मुझे कहने में कोई हिच नहीं है उस पर कि देखिए राजनीति में हर प्रकार की घटनाएं घटती हैं, और घटनाएं घटती तभी आप प्रॉपर जो हो आप चीज़ें समझते हो कि यू आर अ पॉलिटिशियन ना। कोई घटना घटित हो गई थी उस समय, मैंने आपसे क्या कहा, मैं तो लोकसभा अकबरपुर के अंतर्गत जो है लगातार जब से सरकार बनी है, 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, 2014 में देश में सरकार बनी है, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जनता हित की योजनाएं, मैं उसका प्रचार प्रसार जो गांव-गांव जाके घर घर जाके कर रहा हूं। तो उसी के अंतर्गत पार्टी का निर्देश था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। तो उस दिन 15 अगस्त थी, और मैंने कहा भाई मेरा क्षेत्र लोकसभा अकबरपुर है, मैंने रनिया से शुरू किया, रायपुर में स्वागत हुआ, और मैंने पहले ही सबको सूचना कर दी थी कि जो टोल पे कि हमारी गाड़ियाँ आएंगी और इतनी बाइकें होंगी, गाड़ियाँ होंगी, तो हमें निकलने दिया जाएगा। क्योंकि तिरंगा यात्रा वगैरह पे ऐसे जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे मुझे लगता है कि NHAI की देयर इज अ रूलिंग कि ये एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब आपकी यात्राओं के लिए टोल जो है नहीं पड़ता है। इस तरीके का मतलब ये संगठन की तरफ से भी था, ये मतलब NHAI का ऑफिशियल बोली। लेकिन एक ये रहता है कि तिरंगा यात्रा अगर आप निकाल रहे हो, क्योंकि उसमें गाड़ियां जो रहती है, मतलब ये आप हर गाड़ी को रोक के आप टोल डेट कर सकते हो ना, वो तो एक देश हित के लिए आप तिरंगा यात्रा निकाल लो। तो मैं पूरी बात बताऊं, तो मैं पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए मैंने वहाँ से टोल वो
निकाला। फिर जो हमारी गाड़ियाँ थी हम लोग टोल पे पहुँचे और टोल पे गए तो अब टोल का सिस्टम होता है कि विदिन जब टोल जैसे 1.5 होता है तो 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड बहुत होते हैं, टोल का बैरियर अपने आप हट जाना चाहिए। तो मेरी गाड़ी आगे थी, मेरा टोल डिडक्ट हो गया। तो उसके बाद हुआ कि लड़के भी थे बाइकों से। अब ऐसे में होता क्या है ना, जब आप इतना गाड़ियों का जब साथ में चल रही यात्रा अगर आप निकाल रहे हो और टोल जब कट गया है तो अपने आप बैरियर जो लिफ्ट हो जाना चाहिए, लेफ्ट हट जाना चाहिए। 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गया। अब इतनी भीड़ में इतने में अगर 30 सेकंड बहुत होते हैं। जब नहीं खुला तो लड़के कुछ बाइक वालों ने बैरियर हटा दिए, वो तो टोल कट गया था ना। मतलब वो तो फिर आप, ये तो एक चीज़ और भी है अगर आपको जानकारी हो, NHAI में है कि अगर आपका टोल अगर डिडक्ट हो गया है उसके बाद बैरियर नहीं खोला देन यू आर फ्री, फिर आपका टोल जो है वैसे ही फ्री हो गया। ये एक रूलिंग है उसकी। तो उसके बाद लड़के यार उन्होंने हटा दिया और गाड़ियाँ निकल गई। उसके बाद मैं पार्टी का काम कर रहा था, मैं गया क्षेत्र में कार्य किया, वापसी आया, वापसी भी मैं वहाँ से आया, उसी रूट से आया। तो ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे लग रहा है इसमें टोल वालों ने क्यों नहीं खोला बैरियर, कैसे नहीं किया, इसका मुझे नहीं। वो लोग कह रहे थे कि बाद में कि बड़ी गाली गलौज करी, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, ना कोई वीडियो है उनके पास में। वो लड़के गए, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया खुल गया है, गाड़ियाँ हैं, आपको सूचना भी है और ये तिरंगा यात्रा जो है पार्टी के निर्देश पे निकाली जा रही है, आप अपना टोल का जो है इसको हटा लीजिए। वो लोग नहीं माने तो लड़कों ने उसको हटा दिया, हट गया तो हम लोग निकल गए, बस इतनी सी बात थी उसको। लेकिन उसके जो वीडियोस हैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे, उस पे मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। उसमें वो लोग लिख रहे थे कि बीजेपी वाले सपा को गुंडा कहते हैं और ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है। देखिए, सपा की सरकार में अगर गुंडाई होती तब तो टोल मेरे ख्याल से वहाँ दिखते नहीं टोल वाले कर्मचारी आपको, वो तो साथ में गाड़ियों में लोग लेके चले जाते उनको। सपा वाले गुंडाई तो मैन हैंडलिंग करते थे ना। सपा के समय के टोल के आप कांड देखिए। लोगों को कैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स एन एग्जाम्पल ना, कि सपा वाले तो मैन हैंडलिंग के वो तो उठा ले जाते थे सीधे। कई ऐसे टोल के हुए हैं, टोल के हम लोगों ने कभी ये नहीं किया। हम लोग कहीं भी टोल से अगर निकले हैं तो प्रॉपर जो है, अब तो खैर सिस्टम फास्टैग का आगे अपने आप ही आप पैसा कट गया था। उस समय भी फास्टैग का था, पैसा कट गया था जब ये वाला जब हुआ था मामला हमारा वाला। और हम लोगों ने कोई किसी के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पर किसी ने कुछ कहा हो, कोई अभद्रता नहीं करी किसी ने, हमारे व्यक्ति ने। हम लोग खाली वहाँ पर जब टोल कट गया तो निकल गए थे वहाँ से, दैट्स इट। पर ये कि लोगों ने उसको इतना प्रचलन कर दिया, हर जगह वो टोल का कोई मैनेजर है उसने वहाँ पे शिकायत करा दी और ये है कि ये किया और अभद्रता करी और तो दुनिया भर की लोगों ने अपना वीडियो डाला। आप भी अपना जो आपका नहीं, मैंने डाला, मैंने खंडन किया है उसका। मैंने प्रॉपर टोल की रिसीट दिखाई है। अच्छा। जो गाड़ियों को टोल कटा है, करीब 7-8 गाड़ियों को टोल कट गया था और कुछ लोकल गाड़ियाँ थी अकबरपुर की। लोकल गाड़ियाँ जो रहती है वैसे एग्जेम्प्टेड रहती है। मैंने प्रॉपर खंडन किया, खंडन मेरा पड़ा है सोशल मीडिया पे और बहुत से लोगों ने देखा भी है उसको। और मैंने इसके बाद इसका खंडन करके मैंने सरकार को भेजा, मैंने प्रशासन को भेजा। मैंने कहा कि ये तो गलत चीज़ है। मैंने जब टोल कट गया है तो देन उसको आपको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। ये चीज़ आप अभी बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर कोई सर्च करे जी तो आपकी निगेटिव चीज़ें ही दिखेंगी, दिख रही हैं एक्चुअली। अच्छा, मतलब वो इतना हाईलाइट उन लोगों ने कर रखा है, जो भी आपको टारगेट कर रहा है, जो भी नहीं अच्छा है। वो टारगेट करेंगे तो तभी तो जीत प्रताप का नाम होगा। नाम में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं तो हर जगह आपका पॉडकास्ट के थ्रू हो, ज्ञान जी, या कहीं और पब्लिकली, तो मैं तो हर जगह जस्टिफाई करता हूँ कि यही चीज़ कि जब टोल कट गया तो अब आप कैसे किसी को होल्ड कर सकते हो गाड़ियों को। देन यू हैव टू, फिर तो हमारे पर राइट है भाई। 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत होते हैं। जब आपके पास पूरा हो, गाड़ियाँ हो, बाइकों से लड़के चल रहे हो, तो एक उनको अलग सा एक उस समय एक पैशन रहता है, एक वो एनर्जी रहती है कि यार चलो ठीक है और क्यों नहीं हो रहा है, तो लोग हटा दिए जाके। ठीक है। बाकी जैसे आपकी सरकार पे ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन आज भी कानपुर में अगर आप देखें हर डिपार्टमेंट में खुलेआम करप्शन चलता है। चाहे वो केडी हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो केसा हो, इवन सरकारी हॉस्पिटल्स में भी। इस पे कभी कुछ काम देखिए, करप्शन चलता है, लेकिन जहाँ मेरी जानकारी में आता है मैं उसको ठीक कर देता हूँ। लेकिन मेरे सामने ये नहीं चलेगा। और कोई सरकार को बदनाम करने के लिए कोई अगर कर रहा है तो सपाई है, वो बसपाई है और विरोधी है। जो भी अगर भ्रष्ट अधिकारी है
वो पार्टी का जन्मा हुआ नहीं है, उसकी हरकतें आदतें 2017 के पहले की 2017 के पहले की आदतें उनकी खराब की हुई हैं। जो हमारी सरकार में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं उनको अगर पोस्टिंग मिल गई है, अगर वो किसी तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए पार्टी के व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, तब उनको टारगेट करने का काम हम लोग करते हैं। आप पार्टी के व्यक्ति को टारगेट करके जबरदस्ती परेशान करोगे, उनसे उगाही करोगे, उनसे पैसा लोगे, जैसा आपने कहा कि इलाज के मामले में हो रहा है, काम के मामले में हो रहा है, केडीए आपने कहा, केडीए ठीक है, केडीए तो सब अब ऑनलाइन हो गया है, तभी को दलाल ऐसे हैं वहाँ पर सपा के समय के पनप रहे हैं। इंसिडेंट है वहाँ पे लोग बोलते हैं, जो वहाँ पे क्लर्क होते हैं या फिर जो भी अधिकारी लोग हैं, सीधे सीधे वो बोलते हैं कि केडीए का मतलब है कल दोबारा आना। अगर आप पैसा दे रहे हो तो आज काम होगा, नहीं तो कल दोबारा आना। ले कल दोबारा आला तो कल दोबारा आला और को लेते आला, तो ये जो कल दोबारा आला लेते आला वाला काम है ना, ये वही सब भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी है जो सपा के समय के, बस बहन जी के समय के पनपाए हुए हैं, उन्होंने नौकरी लगवाई है उनकी। आपको पता होगा सपा सरकार में, बसपा सरकार में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक पर्टिकुलर जो है लोगों को नौकरियां दी जाती थी। आप देखो उस समय की भर्तियां भी वही होती थी। वो लोग आज खराब नहीं, आज हम लोग जो है ठीक करने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ कोई सी शिकायत मिलती है हम लोग खुद सदैव पहुँचते हैं। कई जगह ऐसा हुआ है तो हमने पता चला अगर किसी व्यक्ति ने किसी को पैसा दिया अधिकारी को, हम लोगों ने जाके पैसा लौटवाया तक है उसका, और उसको समझाया तक है, उसको हटवाया भी है। लेकिन योगी सरकार में भी किसी की नहीं, महाराज जी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े बड़े माफिया और सब तो धूल में मिल गए। जो पहले अपने आप को कहते थे कि वो जो है मैं जो चाहूँगा वही ठेका होगा। पूर्वांचल की ये स्थिति हुआ करती थी कि सड़क नहीं होती थी, सड़क इसलिए बनाई जाती थी कि दोबारा अगले साल फिर फंड आएगा और फिर से सड़क का बजट पास होगा, दोबारा सड़क बनेगी, फिर से पैसा आएगा, फिर से सारी चीज़ें होंगी। तो अब इस सरकार में ऐसा नहीं है। अब तो आप मान के चलिए कि अगर सड़क बन रही है तो उसके लिए उसको 4 बार चेक किया जाता है। जनप्रतिनिधि स्वयं जाके चेक करता है कि सरकार बन रही है तो सरकार का पैसा दोबारा 5 साल में फिर से न लगे। 5 साल में कम से कम सड़क एक बार बननी चाहिए। और इसके पूर्व में जो सरकारें 2017 के पहले सरकारें थी प्रदेश में, पूर्वांचल की क्या बुरी हालत होती थी। बनारस से गोरखपुर जाने में घंटों लग जाया करते थे। अब तो आपको बनारस से अगर गाजीपुर जाना है 40 मिनट, गाजीपुर से अगर आपको गोरखपुर जाना है तो आपको 2 से ढाई घंटा लगेगा खाली। तो मैं तो स्वयं पूर्वांचल से हूँ और वहाँ की स्थितियाँ बड़ी खराब थी उस समय। अच्छा, आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है कि मान लीजिए आपको पार्टी टिकट देती है तो पक्का आप जीत जाओगे? मैं 100% जीतूंगा। मुझे अपनी कार्यशैली में भरोसा है, मुझे अपनी वर्किंग भरोसा है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर आपने आते मुझे पॉडकास्ट में कहा था आपका नाम जीत प्रताप है, तो जीत प्रताप सिंह के नाम में तो मेरे ख्याल से जीत छुपी है। और प्रताप मैं कम नहीं होने दूंगा अपनी मेहनत से। मैं काम करता हूँ और मुझे अपनी मेहनत है, भरोसा है। जीत का प्रताप फिर आप स्थापित करेंगे? नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ। मुझे काम लोगों के लिए करना है, जो हमारे पार्टी के लोग हैं और जो क्षेत्र की जनता है, मुझे काम करना है उनके लिए। मेरा कोई और मतलब ये चाहे गोल कहिए, राजनीति का चाहे गोल होता है, चाहे एक रिजोल्यूशन जो मैंने आपसे कहा कि जो कार्य पेंडिंग है, जो योजनाएं लंबित हैं, जो कार्य अभी पूर्ण होने हैं, मुझे तो काम करना है 24/7। मेरे पास कोई और कार्य ही नहीं है। मेरे 24 घंटे यही काम करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे कार्यक्रम यही रहते हैं। आपके हिसाब से युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, यूथ को आना चाहिए पॉलिटिक्स में, और यूथ को एक चीज़ डिसाइड करनी चाहिए जो मैंने आपसे कहा, दे शुड नेवर गिव अप। आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन सबसे पहला काम है आप अपना परिवार देखो। आप परिवार में बड़े हैं, इंस्पिरेशन होंगे जी। कोई गरीब युवा है, ठीक है, अब वो अपने घर से उसका जो है खर्चा अफोर्ड नहीं किया जा सकता है जी। ऐसे लोग कैसे पॉलिटिक्स में आए? ऐसे नहीं, मोटिवेशन के लिए नहीं, एक फिजिबल सोल्यूशन बताइए। नहीं, हमारे यहाँ सबको स्थान मिलता है। पार्टी के अंदर अगर टिकट नहीं भी, अगर सबकी टिकट नहीं होती है, 403 विधानसभा है, 543 लोकसभाएं हैं, तो कुल मिला के इतने ही लोग खाली जनप्रतिनिधि बन सकते हैं आपके प्रदेश की बात अगर करेंगे। बाकी जिला पंचायत भी है और बीडीसी भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, वो नगर पालिका है, नगर महापालिका अलग हो गई, 15 नगर महापालिका है, वो चीज़ें डिफरेंट हो गई। लेकिन हमारे पास प्रदेश के अंदर और ज़िले के अंदर और मंडल के अंदर जो है हमारे यहाँ मोर्चे भी हैं। किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है। हर जगह जो व्यक्ति जैसा है उसको एडजस्टमेंट पार्टी करती है, उसको कार्य करने का मौका देती है, फिर कार्य के आधार पर टिकट दिया जाता है। आज अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो मेरा आधार अगर पार्टी को अच्छा लगेगा, जीत प्रताप जी काम कर रहे हैं, इनको टिकट देनी चाहिए, तभी टिकट मिलेगी। मेरी मदर मेयर थी, वो अब एक
पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, मैं उनके नाम को कैरी कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मेरी माँ का जो नाम है, सम्मान है, वो बराबर निरंतर बना रहे, मैं उसको रिवाइव करता रहूँ। अच्छा, कोई यूथ मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में आना चाहता है, आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, 3 टिप दीजिए उसके लिए। सबसे फर्स्ट टिप तो यही कि आप कार्य करो और संगठन में कभी ये मत सोचो कि मुझे यही चाहिए। आपको जो मिल जाए आप उससे संतुष्ट हो, कुछ नहीं मिल जाए तो ये होना चाहिए, शुड नेवर गिव अप। आप कीप ऑन ट्राइंग, आप मेहनत करते रहिए, मिलेगा मिलेगा। फल की चिंता मत करो। लोग मुझसे कहते जीत भैया 15 साल हो गए, मदद 2010 में ख़त्म हुई थी, मैं 2012 में युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना था और तब से लगातार निरंतर जो मैं काम कर रहा हूँ, टिकट मांग रहा हूँ। लोग मुझसे कहते भैया इतना स्टेबिलिटी और इतना कैसे आप सब करते हो, तो करता हूँ कि ठीक है, इसको पैशन कहिए, चाहिए मेरी आदत कहिए, मैं निरंतर कर रहा हूँ, निरंतर करता रहूँगा। तो जैसे अकबरपुर के लिए आप टारगेट कर रहे हैं जो अकबरपुर लोकसभा के लिए, हाँ, तो उसमें जो आप ही की पार्टी के अभिजीत सिंह सांगा हैं जैसे, हाँ, अभिजीत जी अच्छे हैं, बड़ा हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता रहा है और ठीक है। वो तो लोग ठाकुर की लड़ाई है मतलब? नहीं, लड़ाई कोई नहीं है। भोले सिंह जी का इतनी बार हो गया 2024 में, मतलब 100% हम भी श्योर थे। अभिजीत जी टिकट मांग रहे थे, वो पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद वो आए, 2017 में विधायक बन गए और मैंने विधानसभा कभी मांगी नहीं। आज वो लोकसभा मांग रहे हैं हमारे साथ में, अच्छी बात है। टिकट मांगना सबका अधिकार है, पर टिकट मुझे मिलेगी इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मेरा अधिकार बनता है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि मेरे बच्चे को टिकट दे दो, मेरे बेटे को दे दो, मेरी बिटिया को दे दो, तो मेरे पास लड़ने वाला कोई नहीं है। मेरे पास खाली अगर लड़ने के लिए कुछ अगर है तो मेरी मेहनत और मेरे रिलेशंस हैं, जो मेरी जनता में रिश्ते हैं, जो मेरे पब्लिक में रिश्ते हैं और जो मेरी मेहनत है, वही खाली मेरा सपोर्ट है। आपकी सरकार पे लेकिन सीधे सीधे ठाकुरवाद के आरोप लगते हैं। नहीं, गलत चीज़ है ये, आप कैसे कह सकते हो? अभी नहीं, पत्रकारों ने कहा कई बदमाशों का एनकाउंटर हुए। अभी नोएडा में जो पैर पे गोली मारी गई, जो महिला से छेड़छाड़ कर रहा था, और कई ऐसे लोग हैं, अगर उनकी जाति अगर आप देखोगे, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई नीच जात का है, कोई कुर्मी है, कोई दलित है, इसका मतलब थोड़ी ना ये पारदर्शिता वाली पार्टी। खाली मैंने कहा ना, विपक्षी जो है, ये जो पत्रकार भी अगर आप कह रहे हो तो ये विपक्षी विचारधारा के होंगे ना। इनके पास कहीं भी महाराज जी को उनकी कार्यशैली पे घेर के दिखा दे, उनका तौर तरीका जो वर्किंग है उस पर घेर के दिखा दे। उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली थी, डीएम्स की, एसपी की, इंस्पेक्टर्स की, ज्यादातर में उनका। अब मैं कई अधिकारी हमारे ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी यहाँ पर, वो सरकार को चाहे कहिए बदनाम करने के लिए या अपने कुछ जो उनके चहेते होते हैं पार्टी के, उनको खुश रखने के लिए, अगर उनके नाम में आगे कुछ सरनेम लिखा हुआ है, कहीं अगर फला फला लिखा है, आगे लिखा है सिंह और यादव, तो यादव हटा के खाली सिंह लगा के चल रहे हैं, दिखाने के लिए देखो मैं पार्टी मुझे इसलिए प्रचार प्रसार कर रही है। ये गलत चीज़ है ना, इससे पार्टी की जो है बदनामी कराते हैं लोग। वो लोग कई ऐसे अधिकारी हैं तो जिनके नाम में सिंह भी लगा, यादव भी लगा है, पर वो यादव हाइड करके सिंह लगा के चल रहे हैं। अधिकारियों पे तो वो जो है वो नहीं कर पा रही है। नहीं, पार्टी कंट्रोल कर रही है, पार्टी सब देख रही है, महाराज जी की नज़रों में सब कुछ है, कौन कैसा है, कौन क्या नहीं है। पर मैंने कहा ना, हमारी जो महाराज जी की जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो नाम देख के नहीं काम करती है, वो काम देख के काम करती है। आज जिस व्यक्ति जो जैसा काम करेगा उसको वैसा उसको वर्किंग दी जाती है। संभल में जिस तरीके से अनुज चौधरी जी ने काम किया है, उसका उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। संभल जैसी जगह में इतना आसान नहीं था, जो अनुज चौधरी जी ने कार्य किया, अपनी वर्किंग स्टाइल करी, तो वो सबके लिए प्रेरणा है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी पूरे प्रदेश में पोस्टेड हैं। बहुत और भी अधिकारी हैं, जैसे यूपी इन्वेस्ट में हाँ, बहुत अधिकारी 5% खुला रेट रखा था कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए 5% दो, और एक तरफ महाराज जी बुलाते हैं कि भाई यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए आओ, अगर वो आते हैं तो ये आपके अधिकारी ऐसे हैं कि सीधे सीधे 5% का कट मांग रहे हैं। कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। अब तो महाराज जी ने प्रहरी ऐप लगा दिया ऑनलाइन में कि कोई भी अगर है इस तरीके, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, करने वाले वही है, जो विपक्ष में है उनके पास कुछ नहीं है। वो एक कोई किसी योजना पे, किसी महाराज जी के डिसीजन पे, किसी वर्किंग पे, ये बस सरकार को घेर के दिखाए। विधानसभा में अखिलेश यादव जी बोल नहीं पाते हैं, वो तो दूसरी बातें करते हैं, मतलब वो सनातन की बातें करेंगे और वो मठ की बातें करेंगे विधानसभा में। वो प्रदेश की जनता
के बारे में बात करके दिखाए ना कि प्रदेश की जनता कहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, प्रदेश की जनता अपने आप की चीज़ में महसूस कर रही है कि मुझे मेरा ये कार्य नहीं हुआ। ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रदेश की जनता जो हमारी है महाराज जी की वर्किंग से और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार से बहुत संतुष्ट है। और इसका देखिएगा आपको अभी जो 403 विधानसभा में पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम लोग 300 प्लस सीटें लेकर 2027 में तिबारा से पूर्ण रूप से महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने लोकसभा में भी आपकी पार्टी ने बोला था कि 80 में से 70 लाएंगे, लेकिन सिर्फ 33। नहीं, मैंने आपसे कहा ना उसमें कुछ आकलन था महाराज जी का, वो उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाई। और कुछ एंटी इनकम्पेंसी होती है कई जगह, चलिए उसको रीड नहीं हो पाया। और अब जो फिर से जो पूर्ण रूप से चुनाव जो अभी होगा, इसमें हम लोग देखिएगा जो हम लोग का 70 का टारगेट, 80 में 70 सीटें तो आएंगी। एक क्विक राउंड है, सिर्फ इसमें एक वर्ड में बताना है आपको। अच्छा, एक को चूज करना है आपको। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो उसको इलेबोरेट ना करिए। अच्छा, ये लग रहा है वो केबीसी वाला सवाल उस टाइप का, रैपिड राउंड टाइप का है। मोदी जी वर्सेस योगी जी, एक को योगी जी। अखिलेश वर्सेस मायावती जी, अखिलेश जी वर्सेस मायावती जी। अखिलेश जी। गांधी जी वर्सेस नेहरू जी, स्किप कर दिया। स्किप। अंबेडकर जी वर्सेस BN राव जी, स्किप कर दो। स्किप। मुलायम सिंह जी वर्सेस लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी। इंदिरा गांधी जी वर्सेस नेहरू जी, इंदिरा गांधी। नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान जी, नीतीश। डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, राहुल गांधी जी वर्सेस तेजस्वी, तो दोनों ही ऐसे, स्किप कर दो उसको। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी वर्सेस जिसकी जितनी टैक्स में हिस्सेदारी उसकी उतनी डिसीजन लेने में भागीदारी। हाँ, जिसकी जितनी टैक्स में भागीदारी, वो वाले पे हैं। हाँ। अच्छा, जय भीम वर्सेस जय श्री राम, जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम। अभिजीत सांगा वर्सेस देवेंद्र सिंह बोले, मैं क्या बोलूँ इसमें, तो दोनों हमारे पार्टी के नेता है, दोनों अच्छे हैं। एक को चूज करना हो तो मैं चूज करूँ? हाँ, ये मैं तो स्किप कर जाऊंगा। आई एम द बेस्ट। ठीक। आपके हिसाब से अभी तक का इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट PM कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इंदिरा गांधी जी? नहीं, उनसे अच्छी वर्किंग है। इंदिरा गांधी जी वॉज अ डिक्टेटर, वो डिक्टेटरशिप चलाती थी। मोदी जी डिक्टेटर नहीं, लीडर है। लीडरशिप और डिक्टेटरशिप में फर्क होता है। लेकिन मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं। कौन कहते हैं? विपक्ष वाले, राहुल गांधी। और कुछ कह ही नहीं सकते। राहुल गांधी जी खुद क्या है, मतलब चलिए दो पॉइंट में बताइए मोदी जी इंदिरा जी से बेटर कैसे हैं? मोदी जी ने देश के लिए कार्य किया है। इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए, उस समय तो हम लोग नहीं थे, उन्होंने मेरे ख्याल से हमेशा परिवार को पहले प्राथमिकता दी है। मोदी जी ने पास कुछ नहीं, उनकी तो देश की जनता ही उनका परिवार है। अच्छा। जिस तरीके से नोटबंदी करी गई 8 नवंबर को, तो वो नोटबंदी करने का साहस किसी के अंदर था ही नहीं। जिस तरीके से लोगों के ब्लैक मनी बाहर आए, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था देखो, विपक्ष कह रहा था देश की जो आए थे, विपक्ष सबसे ज़्यादा परेशान था। नोटबंदी में ब्लैक मनी रखने वाले सबसे ज़्यादा अपने आप को महसूस कर रहे थे कि यार ये कहाँ फंस गए। तो ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा तो विपक्ष के पास ही था। ब्लैक मनी सपा के पास था, ब्लैक मनी बसपा के पास, और सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी तो इसी गांधी परिवार के पास था। गांधी परिवार का इतिहास सबको पता है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है जब, तो सारा जितना भी वो सोना मिला सारा रोड ब्लॉक करवा के और राजस्थान से लेके दिल्ली भिजवा दिया उन्होंने, दिल्ली से विदेशों में चला गया। आज वही तो गांधी परिवार चल रहा है। इंदिरा गांधी का परिवार कहाँ से चल रहा है बताओ? उनके पास कौन सा बहुत बड़ा व्यापार था जो देश का खजाना बाहर भेज दिया गया? उस समय तो हम लोग बहुत छोटे इतिहास पढ़ते हैं, पर इतिहास में साफ साफ मेंशन नहीं है कि कैसे इंदिरा गांधी ने सड़क पूरी ब्लॉक करा के और सारा राजस्थान से जो किलो से खजाना ने सारा ले गए वो लोग। तो इंदिरा गांधी ने कहाँ से देश के लिए काम किया? देश के लिए काम मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी करी, जिस तरीके से उन्होंने जो सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं देश के लिए। और आप देखो ना, आज देश का जो यूथ है जो बाहर काम कर रहा है, पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोग कहे जाते थे देखो ये तो वो काले आ गए। लंदन वगैरह में तो ये हालत होती थी कि एक बार लंदन में एक जगह है साउथ हॉल करके, तो सारे इंडियंस ने अपने आप को वहाँ से सीमित कर रखा था। यार साउथ हॉल के बाहर जाओगे तो बड़ी रैगिंग हो जाएगी, बड़े मारे जाओगे। अब वो चीज़ नहीं है। अब इंडिया का झंडा ऊंचा हो गया है। एक काउंटर, अभी थोड़े दिन पहले US से जो भारतीय लोग भेजे गए थे, वीडियो में बांध के भेजे गए थे। एक पूरा हो जाने दीजिए मेरे क्वेश्चन। इवन नेपाल जैसे देश को भी चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया। कोलंबिया जैसी कंट्री के भी नागरिकों को जो है उसमें चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया।
हमारे इंडियंस को इतना शेम किया गया, मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। दूसरा एक पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर का जो अनाउंसमेंट है वो मोदी जी ने क्यों नहीं किया, यूएस ने क्यों किया कि हमने इनका वॉर रुकवाया है। मोदी जी का देखिए एक लेता है क्वेश्चन हो जाने दीजिए प्लीज। मोदी जी का एक्चुअली अगर आप जियो पॉलिटिकल न्यूज़ देखें तो वहाँ पे बीच में एक ऐसा नैरेटिव था कि मोदी जी काफ़ी कमज़ोर पीएम है, कि जो है यूएस के लोग अनाउंस कर रहे हैं। अभी देखिए कल परसों की बात है कि यूएस कह रहा है हमसे कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदो। और जो है मोदी जी की और ट्रम्प की अभी जस्ट 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है, ऑनलाइन बातचीत हुई है, उसमें मोदी जी ने और इंडिया ने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम इस साल के एंड तक रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। आप एक बात बताइए, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, हमारे देश का फैसला यूएस का प्रेसिडेंट कैसे ले देखिए सकता है? इंडिया में लोकतंत्र सबसे ज़्यादा माना जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रम्प जो हो गया ना, वो तो अपने आप में मेरे ख्याल से एक कैरेक्टर बन गए हैं जिनसे लोग खेल रहे हैं इस समय। वहाँ देश की जनता खुद, जो यूएसए की अपनी जनता है, वो खुद उनसे खेल रही है। मतलब एक व्यक्ति का एक समय होता है, मुझे लगता है कि वो ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड नाउ। उनको ग्लोबल पीस अवार्ड का ऐसा एक चस्का लग गया था, इसको कहते हैं हाँ, नोबल पीस अवार्ड का ऐसा चस्का लग गया था कि उनको रात दिन सपने में भी ड्रीम्स ही वही आ रहे थे। तो उनको लग रहा था यार मैंने सब करा दिया। वो मुनीर को बुला के अपना लंच कराते हैं, खाना खिलाते हैं, और कहते हैं मैं तो पक्का इसका तो हूँ, मैं तो आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट। और अगर उनको मिल सकता है, जो पहले वाले थे राष्ट्रपति वहाँ के, उनको ओबामा जी को फर्स्ट टाइम बनने में मिल गया था, मैं तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बन रहा हूँ, मुझे तो होना ही चाहिए। तो उनको मेरे ख्याल से बड़ा सेटबैक लग गया। और जिस तरीके से फिर उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का काम किया, टैरिफ जो उन्होंने बढ़ा दिया, आप देखिए मान के चलिए जो मैक्सिमम जितनी चीज़ें होती हैं हम लोग इंपोर्ट करते थे यूएस से, वहाँ के जो लोग हैं उनका बिजनेस चलता था व्हेन दे आर एक्सपोर्टिंग टू इंडिया। तो वहाँ के ज़्यादा करते थे, वहाँ के लोगों को क्या था कि वहाँ के लोगों के अंदर ही ट्रम्प के लिए बड़ा विरोध आ गया। जब 25% उन्होंने टैरिफ लगा दी, हमने वहाँ से लेना जो है कम कर दिया सामान, तो वहाँ के लोग जो हैं इनके विरोध में हो गए थे। वहाँ के पब्लिक जो है, आम जनता जो है, जो वहाँ के लोग काम करने वाले हैं, वो ट्रम्प के विरोध में हुए। और ट्रम्प जो कह रहे हैं कि वो मैंने ऑपरेशन सिंदूर का मैंने घोषणा करी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान जो है ये अपनी हरकत जो है हमेशा इसी तरीके से करता है। इनको जिस तरीके से अंदर घर में घुस के मारा गया, जिस तरीके से कि आतंकियों को हम लोगों ने सफाई किया, जिस तरीके से उनके आतंकी कैंपों को हम लोगों ने वहाँ पर सब वहाँ पर हम लोगों ने हमला करके उनको हटाया है, तो अपने आप में संदेश है ऑपरेशन सिंदूर। और देखिए उसके लिए हम लोगों ने तीनों विंग्स के अंदर जो है 3 महिलाएँ लगाई थी वहाँ पर, उसको देखने वो संदेश था, तभी उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और ट्रम्प की बात जो हो रही है, वो उन्होंने बाद में भी इसका वो खंडन किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इंडिया पाकिस्तान की जो चल रहा था ये मैंने कोई इसका सेटलमेंट नहीं करा। उनका खुद उन्होंने एक बात कही थी। तो पर ये है, ये इनकी इंटरनल पॉलिसी थी। और ट्रम्प का जो है वो कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उनकी भी हालात जो है यूएस की है। अभी जैसा आपने देखा था कुछ समय पहले श्रीलंका की थी, अभी नेपाल में जो घटना घटी है, मुझे लग रहा है बहुत समय बाद कहीं ऐसा ना हो कि सेम जो है कहीं तीसरी घटना कहीं एक बार रिपीट ना हो जाए यूएस के अंदर। नहीं, सुपर पावर सबसे ज़्यादा कर्जा उसी सुपर पावर पे है। आज अगर आप इंडिया को देखोगे, नहीं वो देखते हो आप, लेकिन इंडिया से कंपैरेटिव अगर आप करोगे तो जो जितना कर्जा यूएस के ऊपर है उतना कर्जा किसी देश, सबसे बड़ा कर्जदार वही है। और यूएस आने वाले समय में यूएस की जो सुपर पावर आप कह रहे हो, जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से लोग वापस लौट के अब इंडिया आ रहे हैं, उनको यहाँ पे रिसोर्सेज दिख रहे हैं, यहाँ पे काम दिख रहे हैं। मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, पिछले 3 सालों का डेटा देखिए और उसके पिछले 3 सालों का देखिए। पिछले 3 सालों में उसके पिछले 3 सालों से करीबन 40% ज़्यादा इंडिया यहाँ से गए, इंडियंस गए बाहर। किस लिए? रिजर्वेशन पॉलिसीज की वजह से, हर चीज में वो है। लेकिन अब थोड़ा सा अब ये कि अब यहाँ पर अपने यहाँ बहुत सारे जो है, जैसे मैंने आपसे कहा स्टार्टअप इंडिया के जो अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें यूथ के लिए करी जा रही है। और नहीं ऐसा नहीं, ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं। वो उसके स्कीम के फीचर पढ़िए ना। नहीं, फीचर्स में कई जगह यू हैव टू पुट योर सर्टिफिकेट कि आप किस उसको बिलोंग करते हो। एक सर्टिफिकेट है जस्टिफाई करने के लिए कि आप किस कैटेगरी वाइज आप आए हो, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन किसी को भी अगर मिल रहा है तो
स्टार्टअप के थ्रू अगर पैसा मिल रहा है Open to कहीं all अगर क्यों फंड, नहीं कर रहा है? दैट इज ओपन टू सबके नहीं, लिए। नहीं, नहीं। लोग उसका जो पूर्णता स्टैंड अप इंडिया इज ओनली फॉर जो है ये वुमेन और स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, स्टार्टअप वाला जो फंडिंग, स्टैंड अप भी उन्हीं के लिए है, स्टैंड अप startup अलग भी है। उन्हीं के लिए। स्टार्टअप से जो फंड, जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो यूथ को गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है, उसमें मॉरेटोरियम पीरियड भी है और लोगों को उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो कि बाहर से नौकरियां छोड़ के यहाँ पर आके अब काम कर रहे अच्छा, हैं, एक बहुत बात सारे बताइए, लोग इस एक तरीके बात से। बताइए, अब देखिए US जिस में- तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, अब देखिए योगी जी ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे नया बनने वाला है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 550 किलोमीटर का, इसके अगल बगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल डेवलप किया जा रहा है। तो बहुत इंडस्ट्रीज अभी आ रही है। तो ये सारी इंडस्ट्री जो है वही लोग लगा रहे हैं जो कि कुछ समय पहले बाहर चले गए थे, जिनको लग रहा था कि मेरा देश जो है वो मेरा परिवार बाहर ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसा नहीं, अब उनको लग रहा है कि मेरा देश, नहीं, मेरा ये आप कह रहे हैं, डेटा भारत ही कह रहा है काम। नहीं। डेटा आप तो देखिए। डेटा आप क्रॉस चेक करना भी, जब ये इंडस्ट्रियल बिल्कुल कॉरिडोर, check किया जब है। कॉरिडोर्स बन जाएंगे हाँ। तो दैट टाइम मैक्सिमम जितने लोग बाहर माइग्रेट नहीं कहूँगा, देवर देयर फॉर सम टाइम, माइग्रेट नहीं हुए थे, कुछ समय के लिए काम करने गए थे, अब वो अपना परिवार लेके यहीं आके लौटेंगे। मैं अच्छा चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मेरिट वर्सेस जाति, आप किसको चुनेंगे? नहीं, मेरिट ही है वो तो ऑब्वियसली यूएस बात कह है। सकता है कि यहाँ पे जो देश है वो मेरिट से डिक्टेट होगा। इंडिया में मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक पिछड़े SC ST OBC का है। जनरल का क्या है? देखिए तो सब बेकार लोग वो हैं। बात नहीं है। आप यूएस जैसे छोटे से देश को आप भारत से कैसे कंपेयर कर सकते US जैसा छोटा हो? सा हमारा देश। देश की संख्या देखो ना, US की GDP हमारे कितनी है? हमारे देश की संख्या देखो ना, हम लोग 150 करोड़ होने वाले वो भी हैं। 34 तो यहाँ पे करोड़ है। हाँ, तो 34 करोड़ कितना हुआ? हमारा 150 करोड़। तो हमको 150 करोड़ लोगों को सेटिस्फाई करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें खाली अपनी सरकार के लोगों को जवाब देना है, हमें 150 करोड़ लोगों को जवाब देना है। Population तो system 150 होती करोड़ है। को जवाब देने के लिए कुछ हमें करना पड़ता है जातिगत। चलो ठीक है, ये बेचारा इस उससे आता है तो इसको हमें ये योजना का लाभ देना चाहिए, ये इधर आता है तो हमको इसको कैटेगराइज करना चाहिए। पर तब भी जो हमारी सरकारें कुछ अभी पॉलिसीज आई हैं वो जाति पे कहीं से भी डिपेंडेंट नहीं है, वो मेरिट पे ही डिपेंडेंट है। और इसका जो आने वाला समय, मेरिट का मतलब होता है कि हाँ, आप ओपन टू ऑल कर रहे हाँ हैं। ओपन टू ऑल होगा, उसमें जातिगत जो है वो कहीं से डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, वो मेरिट पे ही डिसाइड कास्ट होगा। सेंसस क्यों आ रहा है? कास्ट सेंसस तो अभी उसके लिए भी है कि जो जनगणना होनी चाहिए वो ठीक से होनी चाहिए। जाति जनगणना क्यों कराना? अब जातिगत जनगणना से आपको एक इंसान प्रॉपर की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता? ये भी पता चलेगा ना कि आपके यहाँ अपना कौन है, पराया कौन है। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, वो आपके देश के है ही नहीं है। तो जातिगत जनगणना के अंदर आपको ये निकल के आएगा। उसके बाद जो हमारा जिस तरीके से अभी तो जाति भी निकल के आएंगी भाई कि इस जाति के कितने, उस जाति के कितने। नहीं, जनगणना भी हो रही है उसी के माध्यम से। जनगणना से हमको भी जानकारी मिलेगी कि हमारे यहाँ कौन व्यक्ति बाहरी है, कौन यहाँ है। कास्ट सेंसस से आप बताइए। नहीं, जाति का जनगणना के हिसाब से योजनाएं डिवाइड होती है। जाति का जनगणना के हिसाब से मैंने आपसे कहा ना, 140 करोड़ के देश को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बाहर के पता है, देशों में जो है, दूसरी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, जी। दूसरी पार्टी ने ट्विटर में एक्चुअली बहुत बड़ा एक एक्टिविज्म चल रहा है आजकल, शायद आप उसको फॉलो कर रहे हो, जी, कि जो अभी प्रेजेंट सरकार है, अभी जो रिजर्वेशन है वो 50% 60% है EWS के बाद, ठीक है। अभी आपकी सरकार ने MP में जबरदस्ती 72% एक फेक जो है नैरेटिव चला के, राम जी को आप मानते हैं, वहां पे राम जी के खिलाफ नैरेटिव चलाया गया कि 70 मतलब अब मैं उस जाना नहीं चाहूंगा धर्म की चीजों में क्योंकि बवाल हो सकता है उसमें, लेकिन 73% करना। अब बाकी से कई लोग कहने लगे हैं जो एक प्रबुद्ध वर्ग है कि ये कास्ट सेंसस लाया ही इसलिए जा रहा है कि ये जो 50-60% है इसको धीरे धीरे 100% गवर्नमेंट पे करना, और इवन जो रिजर्वेशन को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी 90% तक करना। आप बताइए प्राइवेट रिजर्वेशन को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं, प्राइवेट रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं बनता है कहीं पर भी। फिर आपकी सरकार वो संसद में बिल क्यों लाती है? नहीं, प्राइवेट रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राइवेटाइजेशन में तो मेरे ख्याल से कहीं से भी रिजर्वेशन के लिए कोई पक्षधर नहीं होता है कि वो ये चीज़ें तो इसमें लागू नहीं होती है। और जहाँ से आपने मध्य प्रदेश वाली बात करी कि उसमें 72% वो आया था, फिर उसको जो आगे करके कि आगे ना बढ़ जाए, लोग बड़ा इनसिक्योर थे, तो ऐसा कुछ नहीं। वो खाली बातें हैं जो विपक्ष बनाता है और मीडिया में चलवाता है। वो कुछ विपक्ष से कुछ लोग हैं जो खैर इस तरह की बात लड़ रही है, तो हम उसको कंटेस्ट कर रहे हैं ना अभी। तो लोग तो पहले उसका प्रारूप ऐसा दिखा देते हैं कि लगता है कि जैसे उनको सारा डिसीजन पता हो क्या है क्या नहीं है। उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें कांग्रेस BJP सेम पेज पे हैं, वो सब मिलके जनरल के अगेंस्ट है, ये लोगों का आरोप है।
नहीं ऐसा कुछ नहीं, जनरल के अगेंस्ट कुछ नहीं है। हमारे लिए एवरीबडी इज इक्वल, सब जो है वो जातिगत वाले उसमें कहीं से कोई बटता नहीं है, सब लोग जो है वो दैट इज इक्वल विद एवरीवन, सबके लिए बराबर है, निष्पक्ष योगी है। जी ने एक बयान दिया था थोड़े दिन पहले कि युवाओं को तय करना पड़ेगा कि उनको कर्फ्यू चाहिए या कांवड़, लेकिन अगर युवा कहे कि हमें सिर्फ रोजगार चाहिए तो युवा को रोजगार तो मिल रहा है, कर्फ्यू युवाओं को कांवड़ देखिए। में क्यों फिर वो करा जा रहा है? नहीं, कर्फ्यू कावड़ तो अलग चीज़ होगी। कावड़ में तो कावड़िए किसने आस्था से, देखिए यहाँ से लोग जाते हैं जल लेके वहाँ पर पहुँचते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छी तरीके से स्वागत करना कावड़ियों का, इसके पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा। यूथ भी जो है वो बड़ा इंस्पायर हो रहा है, इसीलिए कहाँ से लोग कावड़ लेके चल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। पर कोई अगर उनको अगर परेशान करेगा, कोई अगर दिक्कत करेगा, समाज में अगर खराबी करेगा, तो उसको ठीक करने के लिए कर्फ्यू तो लगाना ही पड़ेगा। फिर कहीं से अगर कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है जिसमें कि हमारे इस तरीके से धार्मिक स्थल में कोई दिक्कत होती है, कोई कावड़ियों को परेशान करेगा, कहीं कोई पूजा पाठ के स्थान पर कोई इस तरह की हरकतें करेगा, तब तो वहाँ उसको ठीक करने के लिए कर्फ्यू लगाना ही पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि अगर किसी नेता पे कोई आरोप हो, है ना, कोई उसने स्कैम किया हो, फ्रॉड किया हो, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो क्लीन हो जाएगा। बीजेपी वॉशिंग मशीन में वो धुल के पवित्र हो जाता है। ऐसा कहाँ पर है? तो मैंने कहा ना, विपक्ष के पास जो है वो डेवलपमेंट के मामले में सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं है, ना वो प्रदेश में है ना वो देश में है। और देखिए, ये तो एक स्वतंत्र पार्टी है जो अपने मन से आना चाह रहा है। कोई व्यक्ति अगर कहीं भूला भटका गया हो, वो आ गया तो उसका स्वागत है। और तुमने वहाँ कुछ भी किया हो, अगर यहाँ कुछ करोगे फिर से लौटा दिए जाओगे। ये नहीं, अगर आपने कहीं कुछ करके आए हो, देखिए ये तो ज्ञान जी न्यायपालिका के हाथ में है ना, इसमें हमारा आप डिसाइड करेंगे नहीं कौन कितना ज्यादा करप्ट है, क्या नहीं है। कोई मतलब जिस पे आरोप है, किसी भी आरोप लगे, आरोप तय नहीं हुए ना, पब्लिकली जो है ये आरोप तय नहीं हुए हैं, आरोप तय नहीं हुए। आरोप अगर कहीं तय हो भी गए हो, वो व्यक्ति अगर रिहाब में जाना चाहता हो, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप आओ, आपका सुधार देंगे, तो पार्टी तो वो है, तो काम करती है कि हम सबको ठीक कर देते हैं। कोई अगर करप्ट भी है, भ्रष्ट भी है, हम ठीक करके भेजेंगे समाज में काम करने के लिए। ठीक से काम करोगे, ठीक है, बोला फिर बाहर कर देंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, जो सीबीआई ईडी पहले उनके खिलाफ काम करती रहती है, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करता है हट के हो जाती है। फिर जी हटती नहीं है, वो तो जो इंक्वायरी है, जांच है, वो तो चलती रहेगी। हमारे यहाँ पे करने से हटेगी नहीं। कोई अगर ईडी के केस में इन्वॉल्व हो, ईओडब्ल्यू में इन्वॉल्व हो, सीबीआई में इन्वॉल्व हो, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में अगर कोई केस अगर उसका पेंडिंग है, वो तो केस तो रहेगा। ये तो नहीं बीजेपी में आ गया तो केस उसका बंद हो गया। ऐसा तो आप मुझे दिखा दो कहीं किसी के साथ अगर हुआ हो। केस किसी का बंद नहीं हुआ है, केस किसी का बंद नहीं हुआ है। दे आर स्टिल, मतलब प्रोलॉन्ग हो सकती है चीज़ें, पेंडिंग है कि आप काम कर रहे हो, पेंडिंग में हो सकती है। जब तक वो बीजेपी में रहेगा पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग तो कोर्ट का निर्णय होता है, सभी का पेंडिंग है। कोई भी व्यक्ति अगर छोटा से भी किसी केस में अगर इन्वॉल्व अगर है आज की डेट में, तो जब तक उसका वो डिसीजन नहीं आएगा, पेंडिंग रहेगा। वो ईडी हो, चाहे वो आपका जुडिशरी का कोई भी कोर्ट हो। बीजेपी टॉप लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन और आप अपने क्षेत्र की एक्सपेक्टेशन के बीच में बैलेंस कैसे करेंगे? नहीं, क्षेत्र की एक्सपेक्टेशन प्रायोरिटी है। अगर मैं क्षेत्र में मुझे अगर अच्छी रेटिंग मिलेगी तभी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा अच्छे से, तभी पार्टी मुझे कंसिडर करेगी। पर मेरे लिए क्षेत्र फर्स्ट है। नहीं, क्षेत्र मेरे लिए फर्स्ट है। अच्छा, क्षेत्र फर्स्ट है और मेरा कार्यकर्ता फर्स्ट है। मैंने आपसे जो कहा कि जो अपना कार्यकर्ता है पार्टी का, वो कुछ भी हो मैं उसके साथ स्टैंड करूंगा। और क्षेत्र का जो मैंने कमिटमेंट किया है, जो मुझे कार्य करना है, वो तो मुझे करना है। उसके लिए भले मुझे किसी भी लीडरशिप से लड़ाई लड़नी पड़े, लीडरशिप से मुझे बात करनी पड़े, मैं करूँगा। तो काम है भाई, और क्या काम है। बीइंग अ लीडर, अगर आप पब्लिक लीडरशिप में हो, जनप्रतिनिधि अगर हो, तो हमारे पास क्या काम है? हमारे पास यही तो काम है ना, यहाँ सड़क बननी चाहिए, या हॉस्पिटल बनना चाहिए, या फ्लाईओवर बनना चाहिए, या अंडरपास होना चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए, या इलाज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या मुआवजा जल्दी मिलना चाहिए। और हम लोग बस क्या काम होता है? और कोई काम तो होता नहीं हमें कहीं जाके कोई, और हमें अपने लिए तो कुछ करना नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना पहले सोचते हैं। मेरे लिए कीप माई सेल्फ, मेरी प्रायोरिटी नहीं रहती। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पब्लिक है जो मेरे साथ है, उसके बाद प्रायोरिटी है मेरे साथ जो लोग और मेरे कार्यकर्ता हैं। आपके हिसाब से जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा होना चाहिए? आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कई सारे देखिए, मैंने तो MBA किया है मार्केटिंग से। मैं सबसे, देखिए अलग चीज़ें होती है। आप देखिए, जो उसको आप लोग गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हो, सचिन की बात करते हो, तो हम लोग तो बचपन से क्रिकेट खेले, सब कुछ किया है, तो उसकी भी क्वालिफिकेशन जो है बहुत जल्दी
क्रिकेट में आ गए, फिर वो 10th फेल था, जो भी सारी चीज़ें थी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पढ़ाई स्टडीज़ पूरी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है स्टडीज़ तो ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर आज की जो नई जनरेशन आ रही है, दे शुडंट बी फोर्स्ड ना। आपको फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं यार तुम यही काम करो, ये यहाँ रखा है तो यहीं पे रखा रहने दो। तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए। अगर उनको राजनीति में मज़ा आ रहा है तो आप करने दो राजनीति, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गिरेंगे, पढ़ेंगे, पार्टियों को सीखेंगे, ये चलेंगे। देखना चाहिए कि जो जिसको टिकट मिल रही है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है कि नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पढ़ा लिखा होना भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। पढ़ा क्योंकि लिखा आप अगर देश, जैसे कि अगर मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपने 140 करोड़ लोगों को 543 लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे विश्व के अंदर। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके अंदर कुछ एडिकेट्स, कुछ सोवर्टी, कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि आपके देश का मान सम्मान बना रहे। कोई जब संसद चलती है तो पूरा देश उसको लाइव, पूरा विश्व उसको लाइव देखता है। तो आपको उस समय अपने देश का भी देखना चाहिए कि मेरे को पहले कोई ऐसा काम नहीं करना है और मुझे खुद को ऐसे कैरी नहीं करना है, खुद का कोई काम ऐसा नहीं कर। मैं खुद को स्वयं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि लोग ये देखा भैया ने क्या किया, भैया ने ये कैसे किया। मैं कभी किसी को डांट भी देता हूँ, चिल्ला भी देता हूँ, फिर उसको मैं ठीक करता हूँ, समझाता हूँ। विपक्ष के जैसे लीडर ऑफ पार्लियामेंट इस समय राहुल गांधी जी हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इनकी जगह अखिलेश यादव जी होते तो ज़्यादा मजबूत होता विपक्ष? कोई भी हो, रहना हम लोग विपक्ष में ही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो। फिर भी बेटर पर्सनालिटी कौन लगती है आपको? बेटर पर्सनालिटी ठीक है, वो अखिलेश यादव जी अलग काम करते हैं अपने समाज के लिए और राहुल गांधी अलग काम करते हैं अपने परिवार के लिए। वो परिवार तक सीमित है खाली। और राहुल गांधी का मुझे लगता नहीं आज तक कुछ उन्होंने अपना समथिंग को डेवलप किया हो। कभी वो पैदल चलते हैं ठंडी में टी-शर्ट पहन के पब्लिक को दिखाने के लिए, मतलब ये तो स्टुपिडिटी है, क्या मतलब इसका है। तो टी-शर्ट पहन के पैदल कन्याकुमारी से लेकर वहाँ तक श्रीनगर तक यात्रा कर रहे हैं। बीच बीच में उनके कैरावैन भी चल रही है, तैयार हो रहे हैं, नहा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अरे जाके गांव में रुको, देहात पे रुको, चारपाई पे सो, तब समझ में आएगा। सोले वहाँ चले जाते हो, घूमने आप अजीब पे आ जाते हो। तो ये तो खाली बस एक राहुल गांधी, वो मुझे लगता है कांग्रेस का इतना खराब समय मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक। विपक्ष भी कोई मजबूत होता है तो काम करने में मज़ा आता है ना। ऐसे मेरे विरोधी मजबूत होंगे, जैसे आप कह रहे हो विरोधी पीछे पड़े रहते हैं, तो विरोधी मजबूत होंगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक। बजट में जैसे यूपी बजट जो हमारा जी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना जी जी प्रस्तुत करते हैं, जी उसमें 4 जातियां हर बार बताते हैं, चाहे वो इंडिया का बजट हो चाहे यूपी का बजट हो। युवा, महिला, गरीब, किसान, है ना। तो जो भी स्कीम है वो इन्हीं 4 जातियों के हिसाब से क्यों नहीं बांटते हैं? उसके तो पूरा क्वेश्चन हो जाने दीजिए। उसी के ये जो 4 जातियां हैं इन्हीं के हिसाब से सब कुछ करिए ना। उसके लिए फिर ये जो है पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये SC है, ये ST OBC, ये सब क्यों कर? देखिए जाति क्या है तो 4 वर्ग हो गए हमारे समाज के। किसान जो है वो तो मैंडेटरी है, किसान के बिना तो कुछ होना नहीं है। और महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और महिलाओं को देखिए अब आरक्षण भी लागू हो रहा है 33% वाला। ये जातियां हैं चारों। हाँ नहीं, जाति उन्होंने सबने बोला कि सबको साथ लेकर चलने वाला, इनको देखने वाला। अगर हमारे प्रदेश का बजट अगर आया है तो वो पहले इन्हीं वर्गों के लिए इसी सेक्टर के लिए लागू होगा। उस सेक्टर का अलग से जो है वो खास ध्यान रखा गया है कि हमारी जो बहनें हैं और जो देश की, जो हमारे प्रदेश की महिलाएं कहीं से असुरक्षित ना हो, और जो हमारा युवा है, यूथ है, उसको कार्य करने का और उसको कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी जगह स्थापित होने का मौका मिल सके उसको। SC ST में क्रीमी लेयर होनी चाहिए। SC ST तो एक अलग कानून हो गया, वो तो देश तय SC करेगा। ST रिजर्वेशन जैसे OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आता है, SC ST में होना चाहिए। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कहीं से रिजर्वेशन के लिए। मैं तो कभी रहता नहीं हूँ कि कोई ऐसा पक्ष मेरा कभी नहीं जाता कि रिजर्वेशन शुड बी मैंडेटरी, ऐसा नहीं रहता है। जो सारी चीज़ें होनी चाहिए दैट शुड बी जनरल पब्लिकली होनी तो चाहिए। आप मेरिट पे डिसाइड करो, मतलब रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हाँ मेरिट पे डिसाइड करो आप। रिजर्वेशन में तो मुझे लग रहा है नहीं, पार्टी की लाइन का अगेंस्ट नहीं, अपनी विचारधारा होती है। रिजर्वेशन में क्या है कि आप फिर कहीं किसी का अधिकार भी ले रहे हो ना। कहीं कोई व्यक्ति है बेचारा ज़्यादा पढ़ लिख कर आया, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कहीं पर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में लोकसभा में मेहनत कर रहा है, विधान सभा में मेहनत कर रहा है, वो सीट ही सुरक्षित है बहुत समय से। आज की तारीख में आप देख के चलो, हमारे यहाँ में हमारी लोकसभा घाटम, इसमें भी अकबरपुर में घाटमपुर सीट सुरक्षित है। बगल में आपकी इटावा लोकसभा में रसूलाबाद सुरक्षित है, आपकी मिश्रिक लोकसभा में बिल्लौर सुरक्षित है। तो कई सीटें ऐसी होती हैं जो सुरक्षित रहती, तो अन्य लोगों को तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है। पर ये भी ठीक है
किसी एक व्यक्ति को जो है, पर जो एक व्यक्ति है उसको जनरल कैटेगरी में लड़ने का भी छूट है, पर जो जनरल व्यक्ति है उसको जो रिजर्व कैटेगरी है आप वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ना वहाँ पर आप को तैयारी कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग कि इसको थोड़ा सा कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहिए फिर से, कि कोई चीज़ अगर एक पे लागू होती है तो वो सब पे लागू होनी चाहिए ना। कि पहले आप ऐसे लीडर हैं जो ये चीज एकदम नहीं तो अगर आप देखो ना, अगर कोई व्यक्ति कहीं तैयारी कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता है विधानसभा में करीब 3.5 लाख मतदाता होते हैं, अब वो रिजर्व ही रहेगा तो रिजर्व लोग ही तैयारी करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसका अलग होना चाहिए। रिजर्वेशन चुनाव में EWS है, महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, ठीक है 33% महिलाएं, ठीक है, उसमें जाति नहीं आती है, पर ये चीज़ EWS का जैसे आपकी सरकार प्रस्ताव लाई जो जनरल के गरीब है उनको 10% रिजर्वेशन देने के लिए, ठीक है, लेकिन जैसे SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का हर एग्जाम में, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, फॉर्म में फीस की छूट मिलती है, जबकि एक्चुअली जो EWS है वो गरीब है, उसको आप लोग एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्यों रिजर्वेशन दिया है? ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं से अगर उनको 5 साल का रिलैक्सेशन अगर मिलता है तो मैंने आपसे कहा कि वो चीज़ें भी जो है वो अलग अलग कैटेगराइज नहीं होनी चाहिए, जनरली सभी के लिए वो चीज़ जो कैटेगरी होनी चाहिए। कहीं से अगर जो सही में उसका जो है जिसको मिलना चाहिए तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए, जो व्यक्ति वाकई में डिजर्व करता है उसको लाभ मिलना चाहिए। आपके हिसाब से EWS को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? हाँ, जो व्यक्ति उसको डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। नेता से जनता डरती क्यों है? नेता से जनता एक पता नहीं है, तो परसेप्शन है जो क्यों अब उनको लगता होगा, अलग अलग नेताओं की छवि होती है, तो आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो दैट इज समथिंग। अब हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग तो कोई कहीं बुलाता है हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे देहात में हो चाहे शहर में हो, कहीं भी हो। अच्छा, लास्ट में बस कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जी। एक वर्ड में बताइए, जीवन क्या है? जीवन है पैशन है, और क्या है, सफलता क्या पैशन होना चाहिए। सफलता क्या है? आपका खुद का रिलीफ होना चाहिए जिसमें आप खुद को मानोगे नहीं चलो ये ठीक धर्म है। क्या है? अपना कर्म है, कर्म करते रहिए। आप अपने आप को सफल मानते हैं कि सेटिस्फाइड मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि आई एम नेवर सेटिस्फाइड, और सफल तभी होंगे जब आई एम सेटिस्फाइड। चलते रहना चाहिए। कभी पॉलिटिक्स में आने का अफसोस होता है? नहीं, पॉलिटिक्स मेरा ज्ञान जी, दिस इज समथिंग एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स। हमारा मदर के बाद से एकदम से मेरा राजनीति में आना हुआ। एक चीज़ का अफसोस मुझे हमेशा से हुआ है कि थोड़ा नहीं, टिकट का भी नहीं हुआ, टिकट का तो मुझे अपनी मेहनत से मिल जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि मेरा जीवन इसी में समर्पित है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि पार्टी में थोड़ा सा जो वर्तमान में कई लोग होते हैं, तो थोड़ा सा एक चीज़ खलती है कि कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए लड़ाई लड़े। ऐसे मदर अगर रही होती कुछ समय ये रहता, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती, मुझे ये रहता नहीं है ठीक है आपको ये करना चाहिए और इनको आप जीत को टिकट दिला दो, कहती है हमारे लिए। अब मुझे अपने जो सीनियर्स हैं पार्टी के, चाहे प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, मुझे खुद अपने लिए वहाँ भी बात करनी है, दिल्ली भी बात करनी है, अपने लिए लखनऊ में भी बात करनी है, और अपने लिए मुझे क्षेत्र की जनता को भी देखना है, तो मुझे तीनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मुश्किल क्या होता है, नेता बनना, सरकारी नौकरी पाना, और या फिर इस देश में गरीब होना? सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल नेता बनना है। गरीब होने से भी ज़्यादा? नहीं, गरीब होना तो मुझे लगता है आपकी अपनी सोच के ऊपर है। गरीब आदमी बनकर नहीं आता है, गरीब आदमी क्या है, कोई आदमी, हर व्यक्ति आता है ऐसे ही आता है, आपको अपने मेहनत से सब कुछ करना है ना। आज कोई आपके लिए करने नहीं आ रहा है। अगर आप गरीब हो, चाहे आप अपने आप को गरीब मान रहे हो, तो आपको यू शुड वर्क वेरी हार्ड। आज मैं विधायक नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ, मैं ना कोई मंत्री हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को मानता हूँ ना, ठीक है आई कैन डू एनीथिंग ना, मैं सब कर सकता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं ये हो गया वो हो गया। नहीं, मैं हूँ जो बहुत हूँ, मैं अपने आप में बड़ा सक्षम हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो समाज में जैसे कई बार फंडामेंटलिज्म या फिर कट्टरता बढ़ती जा रही है, इसके पीछे धार्मिक गुरुओं का कितना आप जो है वो कंट्रीब्यूशन मानते हैं? धार्मिक गुरु कहीं ना कहीं से तो उनका तो कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा रहता ही है, पर एक तरीके से वो कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बागेश्वर, हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, सब करते हैं अपना अपना। कोई अपना जो है वो इस्लाम का प्रचार कर रहा है, हम लोग सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सब अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप अपने अपने धर्म के बारे में सबको एक बार अवगत कराइए कि क्या आपके धर्म में खासियत है, क्या आपका सनातन धर्म है, किसी का ईसाई धर्म है, कोई सिख धर्म से आता है। लेकिन धर्म में आपस में बांटने कार्य नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल आके हम सब जो हिंदुस्तानी हैं,
सबसे बड़ा धर्म ये है कि वी ऑल आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमको उस पर प्राउड फील करना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने बोला था धर्म एक अफीम है, आपको क्या लगता है? नहीं, धर्म अफीम नहीं है, और धर्म तो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मैं आज हिंदू हूँ तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं हिंदू हूँ, मुझे बड़ा गर्व रहता है चीज़ का। और एक सनातनी उसमें होने के नाते ये भी रहता है कि आप धर्म का अपना प्रचार प्रसार करिए, लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो मैंने आपसे बताया अपना देश है, और देश के आगे सारे धर्म लोगों को धर्म में नहीं बंटना चाहिए। जो है सबसे पहले हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ठीक। एमपी एमएलए होने में पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बैलेंस कैसे बनाएंगे? नहीं, बैलेंस तो बनाने का समय कहाँ मिलता है। एमपी अगर बनेगा, पहले तो साल में 365 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, छुट्टी किसी दिन होती नहीं है, तो बैलेंस तो हम लोग का तो ऑलरेडी सब बना है। मेरे पास जैसे जो मेरा क्षेत्र है, तो मेरी टीम लगातार वहाँ काम कर रही है। मैंने हर ब्लॉक वाइज और निरंतर, मैंने हर बूथ वाइज तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई गांव वाइज और ब्लॉक वाइज मेरी टीमें बना रखी है। मेरे लोग वहाँ पर खाली सूचना करते हैं, भैया यहाँ पर ये व्यक्ति पीड़ित है, यहाँ पर ये व्यक्ति, इसको पुलिस परेशान कर रही है। आज जैसे सुबह एक व्यक्ति मेरे कार्यालय पर आया था, मैं थाने का नाम नहीं बताऊँगा, तो मैंने थाने में फ़ोन किया, मैंने भैया क्यों बेकार बेचारे को परेशान कर रहे हो। और दिवाली के दिन उससे घर में आके, गांव के अंदर बड़ा गरीब आदमी था, कुछ लोगों ने वहाँ पर पीने के बाद में बड़ी अभद्रता कर दी पूरे परिवार के साथ में। तो अधिकारी ने क्या किया, जाके उसी परिवार की जिसके साथ हुई थी उसी के साथ थोड़ी बदतमीजी करी थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको ठीक किया, मैंने कहा तो बड़ी गलत बात है भाई। तो मैं अपने लोग जो मेरे हैं बराबर निरंतर मुझे सूचना देते रहते। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर होगा, उसके अपने लोग जब तक नहीं होंगे, आपकी अपनी टीम होनी चाहिए। जैसे मेरे पास हमारे अपने लोग हैं, तो एक उसको टीम JPS कहते हैं कई बार लोग। तो हमारी टीम जो है ये निरंतर ये हैशटैग हमारा चलता है, तो लोग कहीं पर भी लगा के हैशटैग लगा के मुझे कनेक्ट करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टा के थ्रू हो, फेसबुक है, वो आप गूगल पे भी लगाओगे हैशटैग टीम JPS, वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो मेरी सोशल मीडिया की भी टीम है जो प्रॉपर काम करती है। मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सब जगह मिला करीब 5 से 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं। सब मेरी मेहनत है, मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कोई पंचा बनाने वाला है वो भी जुड़ा हुआ है, पान मसाले की दुकान वाला है वो भी जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और सबके लिए बराबर मैं अवेलेबल रहता हूँ। मेरे साथ कोई वो नहीं रहता है कि नहीं यार ये छोटा है तो ये बड़ा। मैं तो हर जगह पहुंच जाता हूँ। कई जगह मैं कार्यक्रमों में ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर मैं पहुँचता हूँ तो मेरे साथ 20 लोग होते हैं, वहाँ बेचारे गए तो 4 से 5 लोग होते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, क्या हुआ कि हम पहुँचे, एक गणेश जी की वहाँ पर मूर्ति उन्होंने स्थापित कर रखी है, पर मैं पहुँचता हूँ तो पूरे गाँव के अंदर एक संदेश जाता है, भैया आए थे। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे वहाँ जाने के बाद जानकारी मिलती है कि आज तक कोई पार्टी का व्यक्ति उस गाँव में नहीं गया। मुझे मतलब ये बात मैं कहूँगा आपसे, लेकिन मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मुझे इस चीज़ की बड़ी सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है कि चलो मैंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। आज मैं उस गांव में जा रहा हूँ जहाँ पे 10-10, 12-12 साल हो गए, लोग ये नहीं जानते मेरा जनप्रतिनिधि कौन है। उनसे आप पूछो आपका जनप्रतिनिधि कौन है, कहेंगे मेरे जनप्रतिनिधि मेरे योगी जी है, मोदी जी है। योगी जी मेरे जनप्रतिनिधि मोदी जी है। तो वहाँ तक अगर मैं पहुँचता हूँ, वहाँ के लोग जुड़ते हैं, लोगों को मेरा कार्ड मिलता है, मेरा नंबर मिलता है, तो वहाँ के लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं तो हर जगह जाता हूँ, ये नहीं कि जहाँ 400 आदमी होंगे, जहाँ 100 आदमी होंगे, जहाँ 50 कुर्सियाँ होंगी मैं वहीं जाऊँगा। मैं तो ऐसी ऐसी जगह भी जाता हूँ जहाँ खाली 10 लोग मिलते हैं अगर, पर मैं पहुँचता हूँ तो उनसे उनका हौसला बढ़ता है। हमारी पार्टी, मेरी पार्टी का प्रचार होता है, मेरी पार्टी की इसकी लोकप्रियता बढ़ती है, लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, वही लोग जुड़ते हैं तो वो आगे जाके मेरी ताकत बनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आपकी पार्टी है वो किसी को टिकट देने से हमारी पार्टी क्या है, तो देश की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जैसे वो या कोई भी पार्टी हो जो जैसे सबसे बड़ी आप ही की, इसीलिए उसमें कह रहे हैं जी कि वो टिकट देने से पहले विनेबिलिटी देखती कि ये इसने पार्टी के लिए कितना काम किया है, पार्टी के लिए कितना डेडिकेटेड रहा है, कितने दिनों से पार्टी के साथ है, ये देखती है। देखिए, विनेबिलिटी की बात तो ठीक है, जिताऊ प्रत्याशी हर कोई ढूंढता है, लेकिन भाजपा के अंदर आप काम करते रहिए, आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, फल मिलेगा। तो प्रायोरिटी ये होती है कौन व्यक्ति कितना पुराना है। आज आपने मुझसे पूछा कि चुनाव पार्लियामेंट का, मैंने कहा मुझे ही टिकट मिलेगी, क्योंकि मुझे अपने काम पे भरोसा है। मैंने पार्टी को छोड़ के कभी आज तक कुछ और सोचा नहीं, पार्टी के प्रचार प्रसार किया, और मैं पार्टी में ही जन्मा हूँ। मेरा सब कुछ, मेरा
धर्म कर्म सब भारतीय जनता पार्टी ही है। तो फिर तो आप पार्टी में काम करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको टिकट मिलेगी। ये नहीं कि आज टिकट नहीं मिली तो हम कहीं डाइवर्ट हो गए, मैं कहीं और चला गया, मैंने ऐसा कर दिया, पार्टी के अगेंस्ट मैंने बयान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर आपको काम करते रहिए, आपको फल मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपका क्षेत्र भी मजबूत होना चाहिए। आज अगर मेरा क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तो पार्टी खाली जीत प्रताप सिंह को खाली इसलिए टिकट नहीं दे देगी कि आप पार्टी के पुराने वर्कर हैं, आपकी मदर मेयर थी। मेरा खुद भी व्यक्तिगत कुछ वहाँ होगा। एक विधानसभा के अंदर कम से कम आपका व्यक्तिगत 15 से 20 से 25 हज़ार वोट होना चाहिए। लोकसभा के अंदर आपका कम से कम 1.5 लाख मतदाता आपका व्यक्तिगत होना चाहिए, फिर 2 से 2.5 लाख आपको पार्टी का मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी पे काउंटर रहेगा। मैथिली ठाकुर को बिहार में हाँ, इलेक्शन में एक उतार दिया है, वो कितने दिन से पार्टी के काम कर रही हैं? नहीं तो मैथिली ठाकुर को इसलिए उतारा गया है क्योंकि वो जिताऊ प्रत्याशी है, उनकी लोकप्रियता, उनके नहीं कार्यकर्ता को नाराज नहीं, कार्यकर्ता सब कुछ चुनाव लड़ा है। वो वीडियोज आ रहे हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता है ही नहीं, वो विपक्ष वाले भारतीय जनता पार्टी का वो डाल के वो पटका वो बयान दे रहे हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा हमारी पार्टी की ये संस्कार नहीं है। मोदी की मैंने अपने लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एकदम से मैथिली ठाकुर को कर दिया, जो लोग सालों से काम कर रहे थे उनके ऊपर तरजीह देके। मोदी जी प्रधानमंत्री जी की फैमिली, अरे मतलब वो जो नहीं मोदी जी की फैमिली, आप लोग की पार्टी वाले कई लोग डालते क्यों रखते हैं? मोदी का परिवार, हाँ मोदी का तो मोदी जी का परिवार तो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी है, पूरा देश है। और मैथिली ठाकुर जी को अगर टिकट अगर मिली है तो टिकट जिताऊ प्रत्याशी है। और हम लोग देखिए एक ये संदेश दिया भाजपा ने कि हम लोग सबका सम्मान करते हैं। उनके पास वो कलाकार हैं, उनके पास कला है, और वो एक महिला है और युवा भी है। तो एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए भी करती है, महिलाओं के लिए भी करती है, कलाकारों के लिए भी सम्मान करती है, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान पूर्वक चुनाव लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो अभी वीडियो आ रहे हैं, अभी बीच में वीडियो आया था कि कुछ वहाँ की संस्कृति होती है, कुछ उन्होंने उसका अपमान किया, सब किया, तो ये सब खाली विपक्ष जो है प्रचलित करता है, वो क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है उनको घेरने का। मेरा एक बात सुन लीजिए, ट्विटर में जिस दिन मैथिली ठाकुर को अनाउंसमेंट किया गया था, बाकायदा ट्रेंड चल रहे थे कि इनको लाने की जरूरत क्या। ठीक है वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, उसको रिकॉग्निशन है, लेकिन पार्टी के लिए टिकट जीतने के बाद विधायक की प्रायोरिटीज बहुत अलग होती हैं। उसको क्षेत्र में उतरना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। जाएंगे ना तो वो गाना थोड़ी ना छोड़ेंगे। अरे वो जाएंगे, सब जगह जाएंगे, नहीं गाना नहीं छोड़ेंगे। देखिए गाना तो उनका अपना एक प्रोफेशन है। अच्छा। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ कार्य होता है। कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं बॉम्बे से आके यहाँ पर जो है वो MP बन जाते हैं। हाँ। कई लोग राज्यसभा सदस्य हो जाते हैं, कई लोग लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं। हाँ। पर स्टिल दे आर वर्किंग, वो अपना काम करते हैं, होता है, उनका अपना प्रोफेशन है। उससे उनके जैसे कि गौतम गंभीर जी सांसद रहे और उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है दिल्ली के अंदर की। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आज भी वहाँ 1 रुपये का खाना मिलता है। उनका मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि मैं जो ये काम करता हूँ, जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ और जो मैं इंडिया का जो कोच बना हूँ, तो मुझे जो पैसा मिलता है उससे कितने लोग के घर चलते हैं। तो कोई भी कलाकार अगर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो समाज सेवा के लिए आ रहा है। हम तो उसको खाली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो समाज सेवा के लिए आ रहा है। वो 1 रुपये में खाना खिलाए, जनता की सेवा करे, कुछ भी करे, उसके लिए देखिए गौतम गंभीर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। वो कर रहे हैं सबके लिए। ठीक है, लास्ट में बस 3-4 चीजें युवा नेताओं के लिए क्या संदेश देंगे जो आपको फॉलो करते हैं? नहीं, संदेश मैंने पहले भी दिया, हमेशा कहूँगा कि जो कीप ऑन फॉलोइंग एंड कीप ऑन ट्राइंग, और अपना जो है नेवर गिव अप, और अपना जो कैरियर है, कैरियर में कुछ ना कुछ गोल तो होना ही चाहिए। अब ठीक है, अगर आपको राजनीति में आना है तो राजनीति के साथ साथ आपको अपना परिवार भी देखना चाहिए। एंड क्योंकि राजनीति जो है वो फुल टाइम मांगती है। जैसे मेरा जो है 24/7 डेडिकेटेड है। मेरे पास मेरा परिवार वगैरह सब नहीं, मैंने शादी अभी नहीं करी, और इसीलिए शादी भी नहीं करी। और मेरा जो पूरा परिवार है वो सब भारतीय जनता पार्टी, मेरे क्षेत्र के लोग हैं और क्षेत्र की हमारी जनता है। मैं इसके लिए काम करते हैं। जब तक फाइनली MP MLA नहीं बनूंगा तब तक ले का सब नहीं खाई ज्ञान जी, टाइम नहीं मिलता है। और मदर के बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा आ गई, तो फिर काम भी करते रहे, हम लोग सब करते रहे, तो इन सब चीज़ों का टाइम। क्षेत्र की जनता के लिए एक संदेश दीजिए कि भाई आपको जब मान लो टिकट मिल जाए जी, तो वो उनको क्या करना चाहिए?
क्षेत्र की जनता स्वयं में जीत प्रताप बन के काम करेगी। मेरी जो क्षेत्र की जनता, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ऑलरेडी, तो वो तो स्वयं में आज भी जीत प्रताप बन के काम कर रहे हैं। और जो और भी लोग हैं, जब टिकट मिलेगी तो अपना पेशेंस बना के रखना चाहिए और अच्छे से चुनाव जो है बूथ बूथ पे काम करना चाहिए, हर पन्ने पे काम करना चाहिए। एक पन्ने पे अगर 60 वोट है तो हमें कम से कम उसके आधे पन्ने के वोट भी अगर मिल जाए, ऐतिहासिक जीत हो जाएगी। अमित शाह जी अगर 8 लाख से जीत सकते हैं तो हम भी 10 लाख से जीत सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ता प्रचार प्रसार पार्टी की योजनाओं का, हमारी संगठन खुद ही इतने आदेश दे देती है, इतनी योजनाएं आती हैं, इतने इतने अभियान चलते हैं। इस समय देखिए आत्मनिर्भर भारत का चल रहा है, अभी सरदार पटेल जी वाला शुरू होने वाला है 31 अक्टूबर से। तो बहुत अभियान, बहुत मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है वो कहीं से भी जो है वो खाली नहीं है। लेकिन एक पार्टी ने बहुत काम दे रखा है। कार्यकर्ता जब मारे जाते हैं तो आपकी पार्टी वाले बचाते क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पश्चिम बंगाल में 93 लोग मार दिए गए, तमिलनाडु में मार दिए गए, हमारी हमारे यहाँ जो है, जो हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है, मारना दूर की बात है, कोई अगर उसके लिए कुछ कह भी देगा तो हम तो उसके लिए लड़ जाएंगे। पूरी पार्टी का अगर देखे जाए, नहीं, हम लोग मदद करते हैं सब जगह। कहीं अगर हुआ है, नहीं, पश्चिम बंगाल में दीदी ने गलत प्रचलन कर दिया होगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है, वहाँ तो है। वहाँ तो चलिए पश्चिम बंगाल है, पूरा इंडिया में तो मोदी जी का ही रूल है। नहीं, मोदी जी का रूल है तो हमारे कार्यकर्ताओं को उसके लिए जो भी घटना घटी थी, मुझे पता है बड़ी प्रचलित घटना तो हुई थी वो वाली, तो उसमें जो है उसको संज्ञान में लिया गया और अपराधियों को जो है उसको उचित दंड देने का काम भी किया गया उसमें। ठीक है, कानपुर वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कानपुर तो हमारा है, इट्स ये ग्रेट है, इट शुड बी ग्रेटेस्ट। कानपुर का नाम कहीं पर भी अगर आता है, अगर कहीं पर भी आप चले जाइए बाहर, किसी भी जिले में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, तो जो यूपी 78 की गाड़ी कहीं अगर दिख जाती है तो अपने आप पे लोगों के अंदर एक वो आता है, देखो यार कोई अपना कोई अगर आ गया है। कहीं पर भी आप ढाबे पे रुके हो, कहीं पर भी किसी काम पे जा रहे हो, कहीं कार्यक्रम में जा रहे हो, तो यूपी 78 का प्रचलन जो है बढ़ते रहना चाहिए। उसको और नहीं का बोला चाहिए। कानपुर में लोग मुंह उठा के क्यों बात करते हैं? हाँ, हलो हलो वो वाला भोकाल ज्यादा है ना हमारे यहाँ का। भोकाली, अरे मसाला है, ठीक, मसाला प्रचलित है ना कानपुर का। पान परा के नाम से पान मसाला जाता रहा है, जाना जाता है। कानपुर में सबसे अच्छी खाने की चीज क्या लगती है आपको? खाने की चीज कानपुर में जो बाहर, मैं तो बाहर जाता हूँ तो अक्सर ठग्गू के लड्डू लेके जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए। अच्छा। ठग्गू लड्डू किसी के पहुँचते से जीत भैया आ गए कानपुर से, तो कानपुर के ठग्गू के लड्डू है, मैं तो सब जगह लेके जाता हूँ। और खाने के लिए हमारे कानपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं। कानपुर का तो कानपुर का बन मक्खन जो है, नहीं मुझे पसंद क्या, मैं तो सबके लिए मंगवा के अपने कार्यालय में सबको खिलाता रहता हूँ। कानपुर का बन मक्खन ही फेमस है। कानपुर की आप उधर चले जाइए कहीं बिराना रोड वगैरह साइड में, तो कई स्वीट्स भी हैं जो बड़ी फेमस है वहाँ की। कानपुर की कौन सी जगह सबसे आपको अच्छी लगती है जाने में? कानपुर की तो सबसे अच्छी जगह वही है जहाँ मेरे लोग हो, जहाँ हमारे क्षेत्र की जनता, वो जगह सबसे अच्छी है। कानपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक है। कानपुर में तो जैसा आपने कहा कि सिटी ऑफ मैनचेस्टर कहता जा रहा है, और बहुत सारी जगह हैं। जेके टेम्पल भी है, अब तो बोट क्लब बन गया है यहाँ पर, और बहुत सारे स्थान ऐसे, अब तो मॉल्स भी बन रहे हैं, और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर हैं, अभी कंसिडरेशन है, कंस्ट्रक्शन भी है। कानपुर अपने आप में एक वो है। कानपुर में आप कहीं भी खड़े हो जाइए तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाएंगी जो बड़ी प्रचलित होंगी। कानपुर का हर एक जो अपना एक अलग ऑरा है कानपुर का चाहे स्वरूप नगर हो, चाहे कानपुर का गोविंद नगर हो। खुश मिजाज क्यों है? अभी थोड़े दिन पहले एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, जी, उसमें भी कानपुर टॉप में था। क्यों रहते हैं, खुश क्यों रहते हैं? कानपुर का व्यक्ति है ना, अपने आप को हर चीज़ में दे वेरी फ्लेक्सिबल, हर चीज़ में एडजस्ट कर लेता है। मौज में रहते हैं, कुछ भी हो कैसा भी हम झेल लेंगे, मतलब कभी हार नहीं मानते हैं। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है, जो है अच्छा है। कानपुर का सबसे पसंदीदा युवा नेता आपको कौन लगता है? और अगर मान लीजिए अपने आप तो युवा नेता का क्राइटेरिया मीन्स व्हाट, मतलब सबसे युवा कई होते हैं ना, जो मतलब सबसे ज्यादा आपको पसंद कौन है? कानपुर नगर ही, कानपुर देहात, पूरे कानपुर नगर देहात सब मिला के तो हमारे सांसद रमेश अवस्थी जी हैं। रमेश अवस्थी जिस हिसाब से उनकी अभी चुनकर आए हैं, जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है, द वे ही इज़ वर्किंग, जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स जो लेकर आ रहे हैं कानपुर के लिए, जिस तरीके से उन्होंने कानपुर की इमेज बना के जो प्रेजेंट करी है देश में, तो मतलब कि अभी आने वाले समय में आप देखना, अभी जो और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको ग्रीन पार्क बताया, एलिवेटेड रोड्स बताई, तो
कानपुर का नक्शा जो है वो एकदम ही बदल जाएगा। वो आपको ट्रैफिक जैम और इसकी सुंदरता अलग दिखेगी, ट्रैफिक जैम कम दिखेगा आपको। लेकिन आपके जो देवेंद्र सिंह भोले अंकल हैं जो आपको टिकट के लिए कहेंगे वो देवेंद्र सिंह भोले कानपुर देहात से आते नहीं, बड़े हैं और पारिवारिक हैं, और हमारे संस्कार है बड़ों का सम्मान करो, सब लोग और हैं। कानपुर में सबसे दबंग नेता किसको कहा जाए? दबंगई तो अब सरकार में किसी की नहीं चल रही है, और दबंगई तो मेरे ख्याल हर व्यक्ति अपने आप में खुद ही दबंग है। कानपुर है ना, हर व्यक्ति अपने आप में दबंग है कि भैया मेरा व्यक्ति है, मैं इसके लिए करूँगा। तो ऐसा कोई दबंग मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी दबंगई यहाँ महाराज जी के समय चलेगी। हर व्यक्ति जो है बड़ा डाउन टू अर्थ है। चलिए बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। जी क्या जी, बहुत बहुत आपका आभार। एंड यू हैड बीन जो है बड़े अच्छे से आपने यू आर आस्किंग योर क्वेश्चन, बहुत अच्छा। एंड मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को कि द वे आप यहाँ पे कर रहे हो, ये एक दिन ऐसे ही जो हो आप देश की सर्वोच्च जगह पे आप बैठे हो, इसको आप करो पॉडकास्ट और क्या।